हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत आपका जीतू भाई। आई होप आप सब बढ़िया हैं, आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। आज मैं आपके लिए लाया हूं बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी भी कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होता ही होता है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। आपको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ हर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ से सवाल किस तरह के आएंगे? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद करना ही करना है। और यहाँ पे एक टॉपिक है जो सीवेज ट्रीटमेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहो आप, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा बच्चों आज के क्लास में, तो इसको ध्यान से सुनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके टाइम को वेस्ट के बिना बच्चों। तो देखते हैं क्या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो, जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे हम माइक्रोब की बात करेंगे। माइक्रोब का मतलब क्या है? अब देखो, माइक्रोब का मतलब ये है, अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है? तो आपके दिमाग में अगर ये डेफिनेशन आ रहा है कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है, तो वो आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन एब्सोल्युटली करेक्ट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है। देखो बच्चों, अगर आप बात करते हो मशरूम के बारे में, मशरूम कम्स अंडर फंजाई, और जो फंजाई है वो भी माइक्रोब में आता है, लेकिन मशरूम को हम देख पाते हैं, उसको खा पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर माइक्रोब को हम नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम नॉर्मली क्या कहते हैं जब माइक्रोब कहते हैं, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होता है। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हो माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स की एक खासियत है। क्या खासियत है? कि ये जो जिस हैबिटेट में मिलेंगे वो आपका फेवरेबल हैबिटेट में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अनफेवरेबल एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये मिल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हैबिटेट है ऑर्गेनिजम्स का वो क्या होता है, फेवरेबल होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हार्श कंडीशंस, एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब उनका हैबिटेट अनफेवरेबल भी हो सकता है। और जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स की खासियत यह है कि वो लगभग हर जगह पे मिल जाएंगे, जहां पे आप सोच नहीं सकते हो उस तरह की जगह पे भी आपको माइक्रोब्स दिखाई देंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, यूबिक्यूटस बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोब्स कैसे हैं, दे आर माइक्रोब्स कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा दे आर यूबिक्यूटस। अब यूबिक्यूटस का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म, जो चीज लगभग हर जगह पे मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस कहते हैं, या फिर यूनिवर्सल कह सकते हैं, क्योंकि वो लगभग ऑलमोस्ट सारी जगह पे तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो मिल जाते हैं। और उसके साथ क्या है, अगर वो हर जगह पे मिल जाएंगे तो कुछ कंडीशंस तो होगा फेवरेबल, तो वहां पे तो कोई भी सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं जो एक्सट्रीम होता है, एडवर्स कंडीशन होता है। तो वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है जहां पे ये माइक्रोब्स मिल जाते हैं, उसके कुछ एग्जांपल क्या है, डीप इनसाइड गीजर्स जहां पे टेम्परेचर काफी हाई होगा, या फिर डीप इन सॉइल जहां पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी काफी कम होगा, या फिर अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो जहां पे टेम्परेचर काफी कम होगा, या फिर हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट जहां पे पीएच काफी क्या होगा, लो होगा। तो इन सभी हार्श कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी माइक्रोब्स आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये जो माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएगा? माइक्रोब्स में हम बात करेंगे वायरस की, ठीक है, जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है या फिर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। और आज के टाइम पे तो यही माइक्रोब हमारा नाक में दम करके रखा है, कोविड-19। या फिर बैक्टीरिया लेंगे, साइनोबैक्टीरिया लेंगे, तो ये दोनों किस में आ जाते हैं, मोनेरा किंगडम में आ जाएंगे, है ना। फंजाई, ये खुद एक किंगडम है। प्रोटोजोआ की बात करें तो ये प्रोटोजन प्रोटिस्ट, तो ये प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाता है। और कौन आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। और माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यहां पे हम किसकी बात करेंगे, एल्गी की बात करेंगे। किसकी बात, एल्गी। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म से जो कहां आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा किंगडम आता है, तो मैं बोलूंगा वायरस तो कोई किंगडम है नहीं, तो मैं बोलूंगा ये दोनों किस में आ जाते हैं, मोनेरा। उसके बाद क्या, फंजाई। उसके बाद क्या, प्रोटोजोआ आ जाता है, या फिर प्रोटोजोआ किंगडम तो नहीं, प्रोटिस्टा आ जाएगा। और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, आपका प्लांटी भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लांटी। तो ये जो एल्गी है, ये एल्गी अगर यूनिसेलुलर हुआ तो वो प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा, अगर मल्टीसेलुलर हुआ तो वो प्लांटी में आएगा। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। अब ये जो माइक्रोब्स है,
ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, बहुत सारे जो डिजीजेस होता है वो माइक्रोब्स के वजह से होता है, चाहे वो आपका वायरस हो या फिर फंजाई हो या फिर प्रोटोजोआ हो, कोई भी, वो क्या करते हैं, हमें डिजीज कॉज कराते हैं। तो क्या ये सिर्फ हार्मफुल है? बिल्कुल नहीं। माइक्रोब्स हार्मफुल तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, और उनके बिना तो आप सोच नहीं सकते हो अपना जिंदगी गुजारने को, मतलब वो बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट वो आपको दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन वो आपके रोज के काम में वो आपको सर्व करते हैं, आपकी सेवा करने के लिए वो, मतलब वो हमेशा आपको सर्व करते ही रहते हैं। तो हम देखेंगे नो डाउट माइक्रोब्स कैसे हैं, दे आर हार्मफुल टू अस, बट देयर आर सम माइक्रोब्स विच आर वेरी वेरी यूजफुल टू ह्यूमन काइंड, और उसको हम कहां पे यूज करेंगे, उसी को आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उनको हम कहां पे यूज करते हैं? हाउस होल्ड वर्क में यूज करते हैं, जैसे कि हम कर्ड बनाते हैं, या फिर हम मान लो इडली या फिर डोसा बना रहे हैं, या फिर चीज बना रहे हैं, ठीक है, वो सब बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं? माइक्रोब्स को यूज करते हैं। या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में, या फिर हम बायो कंट्रोल्स की बात करेंगे, ठीक है। या फिर इंडस्ट्री में देखेंगे तो इंडस्ट्री में हम जो एंटीबायोटिक्स है, या फिर चाहे बेवरेजेस हैं, या फिर दूसरे बायोएक्टिव केमिकल्स हैं, उनको हम देखेंगे आगे, ठीक है। और फिर जो सीवेज का जो पानी है वो इतना गंदा होता है, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसमें भी हम माइक्रोब को यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे कि ये जो माइक्रोब्स है वो नो डाउट हार्मफुल तो होते हैं कई सारे डिजीज कॉज करके, लेकिन वो किस तरह से इन चारों चीजों में हमारे लिए उपकारी होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं किससे? हाउस होल्ड यूजेस कैसे होगा। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? कर्ड से। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे लोग मिल्क खाने को नहीं, पीने को पसंद करते हैं, लेकिन पता है मिल्क से ज्यादा बेटर कौन है? मैं बोलूंगा कर्ड। ऐसा क्यों? रीजन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो कर्ड है, आप जब मूव करोगे साउथ के तरफ, या फिर अगर आप इवन राजस्थान में भी देखोगे, तो वहां पे कर्ड काफी ज्यादा मतलब अपटेक किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इवन मैंने कह दिया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कर्ड है वो मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उसमें विटामिन B12 काफी ज्यादा अमाउंट में होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसके पास कौन सा विटामिन ज्यादा है? विटामिन B12 ज्यादा है कर्ड के पास, इसीलिए कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस और बेटर देन मिल्क। ऐसा है। तो ये कर्ड कैसे बनाते हैं, होता क्या है? देखो, कर्ड क्या है? बेसिकली एक मिल्क प्रोडक्ट है। तो यहां पे हम बैक्टीरिया को यूज करेंगे। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जिसको आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह सकते हो, या फिर LAB भी कह सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? LAB है, ठीक है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। उसका एग्जाम्पल मैंने लैक्टोबैसिलस ले लिया। ये क्या परफॉर्म करता है? तो मैं बोलूंगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये इट परफॉर्म्स, ये क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहा है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब परफॉर्म करेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो इसका जो प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने से वो क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और जो लैक्टिक एसिड होगा, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेसिकली कहां हो रहा है? मिल्क में हो रहा है, ठीक है। तो मिल्क में अगर हो रहा है, तो आपने क्या किया? मिल्क में ही थोड़ा बहुत क्या डाल दिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को आपने डाल दिया। तो वो क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा, और जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो उसके सेल से बाहर रिलीज होगा, और बाहर रिलीज होगा तो कहां जाएगा? उसी मिल्क में ही जाएगा। तो वो मिल्क में जब जाएगा लैक्टिक एसिड, तो वो क्या करेगा? तो वो जो मिल्क में जो प्रोटीन है उसको वो कोआगुलेट करेगा, और उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। और जब मिल्क का प्रोटीन क्या होता है? कोआगुलेट हो जाता है और पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, तब उस मिल्क को मैं क्या बोलूंगा? कर्ड कहूंगा। क्या कहूंगा? कर्ड कहूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा? इट कॉजेस, जो लैक्टिक एसिड है, क्या है? लैक्टिक एसिड, उससे क्या होता है? मिल्क प्रोटीन्स के कोआगुलेशन होता है और उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, और उससे क्या बनेगा? कर्ड बनेगा। और कर्ड जो है वो मोर न्यूट्रिशियस होता है। क्यों होता है? इसका रीजन बता दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ आपका न्यूट्रिशियस है इसलिए यूज करेंगे ऐसा नहीं। उसके अलावा जब हम कर्ड लेते हैं तो हमारे जो स्टोमक के अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उनको भी चेक करता है, मतलब उनको हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर ग्रो करने नहीं देता है। कौन नहीं देता है? ये आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसीलिए हम किसको लेना पसंद करते हैं? कर्ड को लेना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में था? कर्ड के बारे में था। तो कर्ड में हमने किसको यूज किया? लैक्टोबैसिलस को, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया मतलब माइक्रोब। तो देखो, अगर माइक्रोब नहीं होता तो आप
वो जो दही है उसको नहीं लेते, या फिर अभी क्या है कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपका पेपर होगा, नीट का पेपर होगा, तो उस टाइम पे आपके माँ आपको दही से खिला के आपको भेजेंगे। तो वो दही किसके वजह से आया, इसी लैक्टोबैसिलस के वजह से आया। ठीक है, उसके बाद क्या है चीज। चीज हम सब पसंद करते हैं बच्चों, तो चीज भी क्या है, एक मिल्क प्रोडक्ट है। ये कैसे बनेगा, एक्चुअल में क्या होता है, जो मिल्क का प्रोटीन है, जैसे कैसिन लिया है, फिर मिल्क का फैट है, वो कैसा होता है, वो डिग्रेड होता है, वो कंसेंट्रेट होता है, और वो जब डिग्रेड होकर कंसेंट्रेट होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा मिल्क प्रोडक्ट, उसको आपने कहा चीज कहा। जो चीज बनता है उसका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता है, उसका अपना कोई टेक्सचर नहीं होता है, तो उसको जब हम कोई स्पेसिफिक टेक्सचर और फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं राइपनिंग। तो हमने देखा है कि जो अलग अलग चीज होता है उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर अलग अलग होता है। तो वो जो अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेक्सचर आता है, वो किसकी वजह से आता है, वो डिपेंड करेगा कि चीज को जब आप राइपनिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपने कौन से माइक्रोब को यूज किया। तो माइक्रोब कौन सा यूज किया, उसके हिसाब से उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर आएगा, हम ये कहेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि हमने क्या कहा, स्विस चीज। तो स्विस चीज का राइपनिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, बैक्टीरियम को, उसका नाम क्या है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फिर उसके बाद फंजाई को भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे कि हमने क्या लिया, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, जिससे आप रॉकफोर्ट चीज बनाते हो, या फिर पेनिसिलियम कैम्बेटी, जिससे आप क्या करते हो, कैम्बेट चीज बनाते हो। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स है वो सारे के सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। फिर उसके बाद मैं देखूंगा ब्रेड के बारे में। तो ब्रेड की बात अगर हम करेंगे तो ब्रेड क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है। तो उसका जो सॉफ्टनेस है, उसका जो पोरसनेस है, वो किसके वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम माइक्रोब्स। तो माइक्रोब, एक्चुअल माइक्रोब तो खुद से नहीं करता है, माइक्रोब से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके वजह से वहां पे वो सॉफ्ट हो जाता है और वो पोरस होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, फंगस को। कौन से फंगस को, ईस्ट को यूज करेंगे। ईस्ट में भी किसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। किसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। तो हमने इसको यूज किया, और जिसको हम ब्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे उस ईस्ट को हम क्या कहते हैं, बेकर्स ईस्ट कहेंगे। उसका एग्जांपल हमने क्या लिया, तो उसका एग्जांपल हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, ये क्या परफॉर्म करेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करेगा। क्या करेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करेगा। और आपने जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे आपने क्या सीखा था, वहां पे आपने ये पढ़ा था कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्या है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपने लिया था, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बना था, 2 पायरुविक एसिड बना था, है ना। और 2 पायरुविक एसिड से क्या बना था, अगर मैं लैक्टिक एसिड, सॉरी कौन सा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं तो वहां पे क्या होगा, 2 एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और 2 एसिटाल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा, तो मैं बोलूंगा 2 इथेनॉल बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो यहां पे ना तो कार्बन का एडिशन होगा ना रिमूवल होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां पे एसिटाल्डिहाइड जो बना, तो एक एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहां पे कितना है आपका, 3 कार्बन है। तो क्या होगा, एक कार्बन रिलीज होगा। किस फॉर्म में रिलीज होगा, तो मैं बोलूंगा CO2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। और उसके बाद यहां पे क्या होगा, इस स्टेप में इसका, इस एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए आपका, NADH यूज होता है। क्या होगा, NADH यूज होगा, और उससे क्या बनेगा, NAD+ बनेगा। क्या बनेगा, NAD+। तो ये जो NADH है वो कहां से आया होगा, तो मैं बोलूंगा ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बन रहा था वहां पे होगा। और एक मॉलिक्यूल के लिए एक NADH, तो यहां पे क्या होगा, 2 NADH यूज होगा। कितना होगा, 2 NADH। तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे आपने क्या किया था, 2 NAD+ से क्या बनाया था, 2 NADH बनाया था। और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप 2H+ भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 2H+। और यही NADH क्या हुआ, यहां पे यूज हुआ, यही NADH यहां पे यूज हुआ, ठीक है। तो उसको मैं यहां पे नहीं दिखा रहा हूं, कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसको आपने क्या कहा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या बन रहा है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल बन रहा है, उसके साथ साथ क्या रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है। तो जब ये ईस्ट क्या करेगा, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन शो करेगा, तो उस टाइम पे उससे क्या बनेगा, CO2+ इथेनॉल, ये दोनों चीज बनेंगे, है ना। तो एक मॉलिक्यूल से एक CO2, तो क्या होगा, दो आपके पास क्या है, 2 पायरुविक एसिड, तो क्या होगा, 2 CO2 बनेगा। तो मेरे पास क्या हुआ, इथेनॉल भी बन गया और CO2 भी बन गया, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्या बना है,
तो मैंने कहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब हुआ तो इथेनॉल और CO2 बना, और ये दोनों चीज क्या करते हैं, ब्रेड को सॉफ्ट करते हैं और पोरस करते हैं। क्या करेंगे, सॉफ्ट और पोरस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या कि इट परफॉर्म्स, ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से क्या बनता है, इट प्रोड्यूसेस, ये दोनों करेंगे और इनसे क्या होगा, इनसे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा क्या होगा, जो ब्रेड है वो सॉफ्ट और पोरस हो जाता है। क्या हो जाएगा, ब्रेड सॉफ्ट और पोरस होगा। उसके बाद और एक टर्म है क्या, लेवनिंग है। इसका मतलब क्या है, जो डो है वो डो जब स्वेल करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेवनिंग कहते हैं। और वो क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ CO2। ये इथेनॉल की वजह से नहीं होगा, ये सिर्फ CO2 की वजह से होगा। जो पोरस और सॉफ्ट है वो दोनों की वजह से हो रहा है, लेकिन डो का जो स्वेलिंग हो रहा है वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ CO2 की वजह से हो रहा है। और ये जो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, ये 3 एंजाइम्स आपको याद रखना है। कौन सा, एमाइलेज, मेल्टेज एंड जाइमेज, ये तीनों एंजाइम्स का नाम याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेड। क्या था, ब्रेड था। और ये एग्जाम्पल तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद डोसा और इडली, ये बहुत ही फेवरेट है इसको खाना, ये बहुत हेल्दी होता है। खास करके जो इडली है वो तो काफी हेल्दी है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली किससे बनेगा, फर्मेंटेड राइस और ब्लैक ग्राम से बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, फर्मेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, फर्मेंटेड लिखा। और जब भी फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो वो कौन शो करेगा, माइक्रोब्स ही करेंगे। मतलब इडली और डोसा के लिए भी आप किसके ऊपर डिपेंड करते हो, माइक्रोब के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे, बैक्टीरिया को, है ना। और वो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोनोस्टक और स्ट्रेप्टोमाइसिस। दीज बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग दी डोसा एंड इडली, ठीक है। उसके बाद क्या, टोडी की बात करेंगे, ठीक है। एक पाम ट्री है जिसका नाम क्या है, कैरियोटा यूरेंस है। क्या है, कैरियोटा यूरेंस। ये बेसिकली है क्या, एक पाम ट्री है। क्या है, पाम ट्री। इसका जो सैप होता है वो सैप बहुत अच्छा होता है, और जो सैप बाहर निकलेगा प्लांट से, जब वो सैप बाहर निकलेगा उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसके नीचे एक मटका लगा देंगे। तो वो सैप क्या होगा, वो सैप धीरे धीरे उसके ऊपर, मतलब उस मटके के अंदर जाके एक्यूमुलेट होगा। और जैसे ही एक्यूमुलेट होगा तो नेचुरली वहां पे ईस्ट जाके क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और ईस्ट जब ग्रो करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन होने से क्या होगा, वहां पे अल्कोहल बनेगा, और उसको पियोगे तो आराम से कहीं पे नाले के अंदर गिर के रहोगे। तो ये भी क्या हुआ बच्चों, आपका टोडी हुआ। तो टोडी जो है वो आप नॉर्मली कहां पे यूज करते हैं, साउथ इंडिया में यूज करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये कैसे बनता है, बिकॉज ऑफ दी फर्मेंटेशन बाय ईस्ट के फर्मेंटेशन की वजह से होगा। और यहाँ पे कौन से प्लांट के सैप को यूज करते हैं, तो ये याद रखना है, पाम का। और उस पाम का नाम क्या है, तो मैं बोलूंगा कैरियोटा यूरेंस। क्या है, कैरियोटा यूरेंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब उसके बाद क्या, तो हमारा क्या खत्म हुआ, हमारा अभी तक खत्म हो गया क्या, कि किस तरह से घर में हम किसको यूज करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करेंगे। कर्ड के लिए हम यूज करते हैं, चीज के लिए यूज करते हैं, हमने देखा। डोसा हुआ, इडली हुआ, उनके लिए यूज करते हैं। या फिर जो आपका क्या है, टोडी है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे जो माइक्रोब्स है उसको हम इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना 4 जगह पे देखते हैं। किसमें इंडस्ट्री में यूज करना है, हमें हाउस होल्ड पर्पज में यूज करना है, सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करना है, और एग्रीकल्चर में यूज करना है। तो अब हम सेकेंड देखेंगे कौन सा, इंडस्ट्री में कैसे यूज करेंगे। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स मिलता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली कहां से मिलता है, माइक्रोब से ही मिलेगा, या फिर बेवरेजेस हो गया, या फिर दूसरे तरह की बायोएक्टिव केमिकल्स हुए, वो सारे हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, माइक्रोब से ऑब्टेन करेंगे। और जब भी किसी भी चीज को हम ऑब्टेन करते हैं माइक्रोब से, वो अगर हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो हम अगर मुझे ज्यादा अमाउंट में मुझे प्रोड्यूस कराना है तो मैं उसको लैब के अंदर छोटे से टेस्ट ट्यूब में उतना बना नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा अमाउंट में अगर मुझे बनाना है तो बड़ा सा एक टैंक यूज करेंगे जिसमें फर्मेंटेशन होगा, जो माइक्रोब है वो फर्मेंट करेगा। और उस तरह के जो बड़ा टैंक होता है उसको हम कहते हैं बायोरिएक्टर या फिर फर्मेंटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्मॉल स्केल में मतलब कम अमाउंट में अगर बनाना चाहते तो लैब के अंदर जो बायोरिएक्टर होता है, छोटा सा होता है, फर्मेंटर होता है, उससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा अमाउंट में बनाना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा सा टैंक यूज करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर या फिर क्या बोलेंगे, बायोरिएक्टर कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स अगर हम लार्ज स्केल में करना चाहते हैं, कैसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम किसको यूज करेंगे, बायोरिएक्टर को यूज करेंगे, जिसको हम और क्या कहते हैं, फर्मेंटर भी कहते हैं।
क्या कहेंगे, फर्मेंटर भी कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो हम देखेंगे पहले बेवरेजेस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे एंटीबायोटिक्स और उसके बाद कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी लिख देता हूं। और हम किसको देखेंगे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को भी देखेंगे। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, किसमें, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, बेवरेजेस के देखेंगे। तो यहां पे आपको क्या याद रखना है, यहां पे आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज आपको याद रखना है, कौन से बेवरेज में कितना परसेंट का क्या होगा, अल्कोहल होगा, और किसको आप डिस्टिलेशन करके बनाते हो, किसको आप बिना डिस्टिलेशन के बनाओगे। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है बेवरेजेस का, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, अल्कोहल परसेंटेज कितना होता है, और वो उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आप यूज करते हो वो रॉ मटेरियल कौन सा है, वो भी आपको याद रखना है। ये तीन चीज ही आपको आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बियर है, बियर के अंदर कितना होगा अल्कोहल कंसेंट्रेशन, 3 to 6%, वाइन के अंदर 9 to 12%, और बाकी इन दोनों को छोड़ के, मतलब बियर और वाइन को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, 13% से ज्यादा ही होता है अल्कोहल कंसेंट्रेशन। इसको आपको मेमोराइज करना है। अब ये बियर बनाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह बार्ली माल्ट को, वाइन के लिए फ्रूट जूसेस को, विस्की के लिए हम फर्मेंटेड सीरियल्स को, ब्रांडी के लिए हम किसको यूज करेंगे, फ्रूट जूसेस को यूज करेंगे, रम के लिए मोलासेस, जिन के लिए राई माल्ट को, और वोडका के लिए पोटैटो को। तो यहाँ पे आपको दो टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या, एक तो टर्म कौन सा, माल्ट, और एक कौन सा, मोलासेस। अब इन दोनों का मतलब क्या है बता देता हूं। ठीक है, बाकी चीज और इसके बाद अलावा और एक चीज मुझे बताना है, उसको मैं आगे बताऊंगा। क्या, माल्ट का मतलब क्या है, सीड जर्मिनेट करता है, आपको पता है, और जब जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या निकलता है, वेरी गुड, रेडिकल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो रेडिकल जब बाहर निकलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, सीड का जर्मिनेशन क्या हुआ है, स्टार्ट हो चुका है, मैं ये बोलूंगा। तो सीड का जर्मिनेशन जब हुआ है, वो जर्मिनेट करने के बाद उसको पूरे प्लांट में ग्रो करने के लिए नहीं देंगे, वो थोड़ा सा ही जर्मिनेट किया, उसके बाद क्या करेंगे, उस सीड को ड्राई कर देंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, उनको मैं कहता हूं माल्ट। माल्ट का मतलब क्या हुआ, जब सीड जर्मिनेट कर जाता है और उसको अगर मैं ड्राई कर दूंगा तो उनको मैं बोलूंगा माल्ट। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, माल्ट इज बेसिकली, माल्ट क्या है, दिस इज ड्राइड जर्मिनेटेड सीड। क्या है, ड्राइड जर्मिनेटेड सीड है। ठीक है, और यहां पे कौन सी किसके सीड हम ले रहे हैं, सीरियल्स के ले रहे हैं, किसके ले रहे हैं, सीरियल्स को ले रहे हैं। तो हमने क्या कहा, ड्राइड जर्मिनेटेड सीरियल्स को हमने क्या कहा, माल्ट कहा। अब मोलासेस देखेंगे बच्चों, मोलासेस। अब इस मोलासेस का मतलब क्या है, देखो जब शुगर बन रहा होता है तो उस टाइम पे जो शुगर फैक्ट्री होगा, उस शुगर फैक्ट्री में शुगर को जब हम रिफाइन करते हैं तो उस टाइम पे एक ब्लैक कलर का विस्कस स्वीट फ्लूइड निकलता है, उसको हम कहते हैं मोलासेस। रिपीट कर रहा हूं, शुगर का रिफाइनिंग करते वक्त वहां पे एक ब्लैक कलर का काफी विस्कस फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं मोलासेस। तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, दिस इज ब्लैक विस्कस fluid obtained during शुगर रिफाइनिंग। जब शुगर का रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो आपको क्या मिलेगा, जो आपको मिलेगा क्या, ब्लैक विस्कस फ्लूइड मिलेगा, उसी को आपने क्या कहा, मोलासेस कहा। अब देखो रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने एक चीज क्या पढ़ा है कि जब फर्मेंटेशन होता है और वहां पे अगर ईस्ट परफॉर्म कर रहा है फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो नेचुरली मैक्सिमम कितने कंसंट्रेशन का बनाएगा अल्कोहल, 13%। ऐसा क्यों, क्योंकि 13% और 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो उस जगह पे ईस्ट ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 13 और बियॉन्ड 13 या 13 से ज्यादा परसेंटेज का अगर अल्कोहल कंसंट्रेशन हो जाता है तो वो कंसंट्रेशन ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। इसीलिए जब भी नेचुरली अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ईस्ट के द्वारा तो मैक्सिमम कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 13%, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर 13% हो गया या फिर उससे ज्यादा हो गया मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो टॉक्सिक हो जाए, तो वहां के इस सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं और इसीलिए जब आप क्या करते हो, नेचुरली कोई अल्कोहल को अल्कोहलिक
प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, तो वहां पे हम क्या, वहां पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा, 13% होगा। और यहाँ पे देखो बियर और जो वाइन है वो कैसे बन रहे हैं, वहां पे कंसंट्रेशन कैसा है, बिलो 13%, देखो 3 to 6 है और यहाँ पे 9 to 12 है। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों जो बियर और वाइन है वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन बाकी इनको देखो विस्की से लेके वोडका तक देखो, इन सब में क्या है, 13% से ज्यादा अल्कोहल कंसंट्रेशन है। तो ये कैसे बनेंगे, नेचुरली बन पाएंगे क्या, नहीं बनेंगे, क्योंकि 13 से ज्यादा अगर होगा तो वो इसके लिए टॉक्सिक होगा। तो कैसे बनेगा, तो मैं बोलूंगा ये कंसंट्रेशन हम अचीव करते हैं बाय डिस्टिलेशन। कैसे, डिस्टिलेशन। तो मैं एक चीज बोलूंगा, क्या यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं क्या बच्चों, कि है ना, बेवरेजेस विद अल्कोहल कंसंट्रेशन, अगर क्या है, अगर वो 13% से कम है या फिर क्या है 13% से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, तो मैं बोलूंगा दीज आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली विदाउट डिस्टिलेशन। उनको हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है 13% से कम है। लेकिन अगर ये है 13% से ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा यार प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब क्या है, बियर और वाइन यही दोनों क्या होते हैं, नेचुरली बनता है बिना डिस्टिलेशन के, और बाकी सब कैसे बनेंगे, डिस्टिलेशन के ही बनेंगे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। तो फिर उसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक। क्या है, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, ये सबको आता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। क्या है कि मान लो मेरे पास यहां पे एक माइक्रोब है, क्या है, माइक्रोब है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां पे कुछ और माइक्रोब लिया है, ठीक है। तो ये मान लो एक माइक्रोब है, और मान लो ये एक माइक्रोब है, और मान लो और एक माइक्रोब यहां पे बनाते हैं, सपोज ये और एक माइक्रोब है, और 2 माइक्रोब बना लेते हैं, ठीक है। और ये मान लो ये एक माइक्रोब है, ठीक है, और मान लो और एक माइक्रोब बनाते हैं, तो इतने माइक्रोब हमने बना दिया। तो देखो मैंने क्या क्या है, यहाँ पे अलग अलग कलर यूज किया है, क्या क्या है, अलग अलग कलर यूज किया है। तो सपोज अब मैं क्या करूंगा, मैं अब मान लो यहां से मैं कुछ केमिकल को रिलीज करूंगा, तो यहाँ पे कुछ केमिकल बना, क्या बना, केमिकल बना। और ये गोल जो दिख रहा है वो बेसिकली है क्या, कोई माइक्रोब है। तो ये जो केमिकल बना है, इस केमिकल कहां बन रहा है, माइक्रोब के अंदर बन रहा है। तो इस केमिकल को मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोबियल प्रोडक्ट। क्या कहूंगा, माइक्रोबियल प्रोडक्ट। अब देखो, तो ये जो केमिकल है बनने के बाद क्या होगा, वो इस माइक्रोब से बाहर रिलीज होगा। तो मैंने क्या किया, इस केमिकल को बाहर रिलीज करा दिया। किससे बाहर रिलीज कराया, इस माइक्रोब से बाहर रिलीज करा दिया। तो किसको रिलीज किया हमने, इस केमिकल को, माइक्रोबियल प्रोडक्ट को हमने क्या किया, रिलीज कराया। किसको रिलीज कराया, माइक्रोबियल प्रोडक्ट को रिलीज कराया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बाहर रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद क्या होगा, उसके सराउंडिंग में जो दूसरे माइक्रोब्स होंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर यूज किया, इसका मतलब क्या है, अलग अलग स्पीसीज के माइक्रोब्स हैं। क्या है, अलग अलग स्पीसीज के माइक्रोब्स हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, तो ये जो केमिकल है, वो केमिकल अब क्या करेगा, इन दूसरे माइक्रोब के ऊपर जाके एक्ट करेगा, दूसरे माइक्रोब के ऊपर जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक्ट करने के बाद क्या होगा, देखो सपोज इस माइक्रोब का क्या हुआ, इस माइक्रोब का या तो क्या हुआ, डेथ हो जाता है, या फिर क्या हुआ, या फिर उसका ग्रोथ रिटार्ड हो गया। क्या हुआ, ग्रोथ रिटार्ड हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, ये नॉर्मली ग्रो किया, ये क्या हुआ, नॉर्मली ग्रो किया। और ये अगर मान लो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनअफेक्टेड है। क्या है, अनअफेक्टेड है, मतलब इसका ना तो ग्रोथ अफेक्टेड हुआ, ना उसका डेथ हुआ। और मान लो ये जो है इसका क्या हुआ, मान लो इसका डेथ हो गया, या फिर क्या हुआ, डेथ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है। ग्रोथ क्या होगा, रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब समझ रहे हो ना, रिटार्ड का मतलब होना डिक्रीज करना, ठीक है। और मान लो इसका क्या हुआ, ये अनअफेक्टेड रहा, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये मान लो ये भी क्या हुआ, अनअफेक्टेड रहा, ये भी कैसा रहा, अनअफेक्टेड रहा। अब देखो चलो इन स्पीसीज का नाम मैं कर देता हूं, ठीक है। इन स्पीसीज का नेमिंग करते हैं। सपोज ये स्पीसीज ए है,
ये सपोज स्पीसीज बी है, ये सपोज स्पीसीज सी है, ये सपोज डी है, और ये मान लो क्या स्पीसीज ई है। ठीक है, अब देखो ये जो केमिकल बना है, ये केमिकल को मैंने क्या कहा, माइक्रोबियल प्रोडक्ट कहा। क्या कहा, माइक्रोबियल प्रोडक्ट। और ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, सारे माइक्रोब को नहीं लेकिन कुछ माइक्रोब को, जैसे कि यहाँ पे ए को या फिर सी को क्या कर रहा है, उनका या तो डेथ करा रहा है या फिर उनके ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। तो इस तरह के माइक्रोबियल प्रोडक्ट को जो दूसरे स्पीसीज के माइक्रोब को या तो डेथ कराते हैं या फिर उनका ग्रोथ को रिटार्ड कराते हैं, उस तरह के माइक्रोबियल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक है, इस एंटीबायोटिक के लिए बी क्या है, वो रेजिस्टेंट है क्योंकि उससे अफेक्टेड नहीं हो रहा है, और ए क्या है, सेंसिटिव है, सी क्या है, सेंसिटिव, डी और ई क्या है, रेजिस्टेंट है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि इन दिस इस केस में क्या है, माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स कौन सा, ए और सी, वो कैसे हैं, सेंसिटिव है। कैसे सेंसिटिव, किसके लिए, टू एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक यहां पे बना है उस एंटीबायोटिक के लिए कैसे है, वो सेंसिटिव है। कैसे है, सेंसिटिव है। ठीक है, और क्या है, बाकी क्या है मेरे पास, बी है, डी है और ई है, ये सब क्या है, दे आर रेजिस्टेंट, क्योंकि उनका ना तो ग्रोथ कम हो रहा है, ना उनका क्या हो रहा है, ना उनका डेथ हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम देंगे तो वो माइक्रोब का डेथ होगा या फिर उसका ग्रोथ रिटार्ड होगा, ऐसा नहीं है। उसको वो होने के लिए क्या चाहिए, इट हैज टू बी सेंसिटिव। क्या होना चाहिए, सेंसिटिव होना जरूरी है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो आपका क्या है, एंटीबायोटिक, दिस इज माइक्रोबियल प्रोडक्ट विच कॉजेस either the retarded growth of other microbes or the death of other microbes. Those microbial products are basically known as antibiotics. और एंटीबायोटिक डिस्कवरी की अगर हम बात करेंगे तो किसने डिस्कवर किया था, तो पहला एंटीबायोटिक तो मैं बोलूंगा फ्लेमिंग सर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने डिस्कवर किया था। उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन को। किसको, पेनिसिलिन को। और ये जो पेनिसिलिन है वो कहां से डिस्कवर किए थे, एक फंगस से जिसका नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, वांटेड ड्रग भी कहते हैं, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कहां से किए थे, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम। और आज के टाइम पे जो मार्केट में कॉमर्शियली पेनिसिलिन मिलता है वो कौन सा है, वो कहां से ऑब्टेन करते हैं, क्राइसोजीनम से। या रिपीट कर रहा हूं, अलेक्जेंडर सर ने यहां से ऑब्टेन किया था, लेकिन आज के टाइम पे जो मार्केट में कॉमर्शियल पेनिसिलिन है वो कहां से ऑब्टेन करते हैं हम लोग करते हैं किससे, क्राइसोजीनम से। कहां से, क्राइसोजीनम से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या, फ्रॉम, कहां से किए थे, नोटेटम से किए थे। और ये इससे क्या बनता है, तो मैं बोलूंगा कॉमर्शियल पेनिसिलिन। इससे क्या मिलेगा, कॉमर्शियल पेनिसिलिन मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो पेनिसिलिन को उन्होंने डिस्कवर तो कर दिया था, किन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि पेनिसिलिन के पास एंटीबायोटिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी है, उसको हम एक एंटीबायोटिक की तरह यूज करेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा था। तो ये बात किसने कहा था, दो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, कौन, चेन सर और फ्लोरी सर। ये दोनों आके कहा कि अच्छा ये जो पेनिसिलिन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक एंटीबायोटिक की तरह यूज कर सकते हैं। और इसीलिए क्या किया गया, नोबेल प्राइज इन तीनों को 1945 में मिला था। किसको, फ्लेमिंग को, फ्लोरी को और चेन को। ठीक है, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे अमेरिकन सोल्जर्स इस पेनिसिलिन को काफी ज्यादा यूज किए थे। तो कब किए थे, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किसने यूज किया था, अमेरिकन सोल्जर्स ने इसको यूज किया था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वांटेड ड्रग भी कहते हैं। और ये किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग सर ने। किन्होंने, फ्लेमिंग सर ने। तो ये किसके बारे में था, एंटीबायोटिक्स के बारे में था। तो एंटीबायोटिक कहां से ऑब्टेन करेंगे, तो हमने यहां पे क्या देखा, पेनिसिलियम देखा। पेनिसिलियम बेसिकली है क्या, फंगस है। फंगस मतलब क्या है, माइक्रोब है। मतलब जो एंटीबायोटिक है आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, दे आर द गिफ्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। तो सिर्फ आप फंगस से क्या यूज करते हो, नहीं, फंगस के अलावा आप कहां से ऑब्टेन करते हो। तो और देखो ज्यादातर जो एंटीबायोटिक आपको मिलता है मार्केट में वो कहां से मिलता है, मोनेरा किंगडम से। मोनेरा में भी कहां से, आपका यू बैक्टीरिया में भी कहां से, तो मैं बोलूंगा एक्टिनोमाइसिटिस। क्या है, एक्टिनोमाइसिटिस। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्टिनोमाइसिटिस एक यू बैक्टीरिया या फिर मोनेरा किंगडम का एक ग्रुप है
जहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केट में जो अवेलेबल है एंटीबायोटिक वो आपको मिलता है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्टिनोमाइसिटिस इज दी मेजर, या फिर मैं क्या बोलूंगा, सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। जितने एंटीबायोटिक्स आपको मार्केट में मिलता है उनमें से ज्यादातर एंटीबायोटिक्स कहां से मिलता है, एक्टिनोमाइसिटिस से मिलेगा। और ये किस में आता है, ये आता है यू बैक्टीरिया में। किस में, यू बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा किंगडम में ही आएगा। ठीक है। और इस एंटीबायोटिक क्या है, जो माइक्रोब है जो हमारे लिए डिजीज कॉज करे, उनको मैं क्या कहता हूं, पैथोजन। तो उनके लिए ये एंटीबायोटिक हार्मफुल है, लेकिन हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो एंटीबायोटिक है ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ, मतलब हमारे लिए अच्छा है, लेकिन पैथोजन मतलब जो माइक्रोब है उनके लिए क्या है, अगेंस्ट लाइफ है। क्या है, अगेंस्ट लाइफ है। और ये जो एंटीबायोटिक टर्म था वो किसने कॉइन किया था, वॉक्समैन ने। इन्होंने, वॉक्समैन ने। तो ये कुछ आपको याद करने वाला चीजें भी था। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हूं, इस लिस्ट को आप चाहो तो मेमोराइज कर सकते हो कि देखो यहाँ पे हमने क्या क्या अलग अलग एंटीबायोटिक लिया है, और वो एंटीबायोटिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन कौन से माइक्रोब से ऑब्टेन करेंगे वो हमने देखा। और यहाँ पे खास करके आपको 2-3 एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। कौन सा, एक तो पेनिसिलिन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, क्राइसोजिनम से ऑब्टेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या, ग्लिसियोफल्विन, इसको आप याद कर सकते हो, नहीं कर सकते तो चल जाएगा, लेकिन पेनिसिलिन तो याद करना ही करना है, वैसे भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको याद करना बहुत जरूरी है। इवन आप अगर चाहते हो तो टेट्रासाइक्लिन आप यूज करते हो, कहां पे, बायोटेक में जो वेक्टर पढ़ते हैं ना, तो वहां पे PBR 322 ये सब में हम पढ़ते हैं। तो आप क्या करोगे, टेट्रासाइक्लिन को भी याद कर लो। टेट्रासाइक्लिन कहां से ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस और फेसियन से यूज ऑब्टेन करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां से करेंगे, हम करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। तो ये कुछ एग्जांपल से आपको याद करना है। और बैक्टीरिया से, और नॉर्मल बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे तो कौन सा है, बेसिट्रेसिन। और कहां से करते हैं, बेसिलस लाइसिनिफॉर्मिक से ऑब्टेन करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है, इसको आप याद करो। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप याद कर सकते हो क्लोरामफेनिकोल भी कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। मैं रिपीट कर देता हूं, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। अभी तक मैंने आपको यह पढ़ाया है कि, मैं 1 मिनट ही लूंगा, क्या कि जो माइक्रोब्स है, नो डाउट वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन वो काफी चीजों में हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो कहां कहां पे यूज करेंगे, 4 जगह पे। हाउस होल्ड पर्पज में यूज करेंगे। दूसरा कहां पे देखा हमने उसको, इंडस्ट्री में यूज करेंगे। और कहां यूज करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में। और कहां पे, तो मैं बोलूंगा STP में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो हाउस होल्ड में हमने क्या क्या देखा था, कर्ड देखा था, चीज देखा था, है ना, इडली डोसा देखा, और ब्रेड भी देखा, और उसके साथ टोडी देखा। उसके बाद हमने इंडस्ट्री में क्या देखा, इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में अगर हमें बनाना है तो हम किसको यूज करते हैं, बायो रिएक्टर्स को, जिसको फर्मेंटर भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने किसको किसको देखना है, हमें देखना है कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को, जो हमने देखा नहीं, अभी देखने वाले हैं, बेवरेजेस को और एंटीबायोटिक्स को। बेवरेजेस में क्या देखना था हमें, कि कौन कौन सा बेवरेज के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, और उनके लिए जो उनका जो अल्कोहल कंसेंट्रेशन है वो कितना है, वो आपको याद रखना था। और कौन सा डिस्टिलेशन से बनेगा और कौन सा बिना डिस्टिलेशन से बनेगा, वो आपको याद रखना था। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, आपने देखा किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब हम क्या देखेंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब ये जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में। कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो क्या है, अगर वो कोई फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, कहां पे, लिविंग सिस्टम के अंदर। तो अगर लिविंग सिस्टम के अंदर अगर वो कोई फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, या फिर लिविंग सिस्टम का किसी कंपोनेंट के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, किसके साथ, इस लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, या फिर क्या हुआ, अल्कोहल्स ले सकते हैं, एंजाइम्स ले सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए ले सकते हैं, स्टैटिन्स ले सकते हैं। ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है। तो ये सारे वो केमिकल्स हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि वो या तो लिविंग सिस्टम के कंपोनेंट है, कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर उसमें कोई अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। तो स्टार्ट करते किससे, साइक्लोस्पोरिन ए से। जब हम क्या करेंगे, सपोज आपका कोई फ्रेंड है,
वो फ्रेंड एक नंबर का बेवड़ा है, और बेवड़ा होने की वजह से या फिर बेवड़ी है, कोई भी हो सकता है या हो सकती है, वो बहुत ज्यादा क्या किया, अल्कोहल लेने की वजह से उसका किडनी खराब हो गया मान लो। अब किडनी खराब होने के बाद क्या हुआ, आपने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे वजह से तुमने दारू पीना शुरू किया था, तो चलो मैं अपना एक किडनी तुम्हें दे देता हूं, ठीक है। तो एक किडनी जब दोगे तो वो उसका बॉडी क्या उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो MHC कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ मतलब समझ लो ना, खुद का नहीं है, जो ऑर्गन आप दे रहे हो उसका बॉडी का नहीं है, इसलिए उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट कर देगा, पहचानेगा कि अच्छा ये मेरा नहीं, तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो लेकिन क्या करना है आपको, आपका ऑर्गन उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना है, तो उसको अगर ट्रांसप्लांट करना है तो क्या करोगे, उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करोगे, है ना। तो सप्रेस करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, इम्यूनो सप्रेसर को यूज करेंगे। और इम्यूनो सप्रेसर को जब इम्यूनो सप्रेसर का एक एग्जांपल क्या है, तो मैं बोलूंगा साइक्लोस्पोरिन ए। तो इम्यूनो सप्रेसर को कब यूज करते हैं, जब हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक इम्यूनो सप्रेसर है, और इसको कहां यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे यूज करेंगे। और ये साइक्लोस्पोरिन ए कहां से ऑब्टेन करेंगे, तो एक फंगस से। उस फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, ठीक है। और ये किस में आता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसका एग्जांपल है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल है। तो मैंने यहां पे लिखा क्या, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्यूटेरो ये किसका एग्जांपल है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल है। किसका, ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ये क्या है, फंगस है, बेसिकली क्या है, फंगस है। मतलब बोल सकता हूं ये क्या है, फंगस है। तो मतलब इस फंगस से क्या होता है, हम इस केमिकल को ऑब्टेन करते हैं और इसको यूज करके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करेंगे। उसके बाद क्या है, जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफी बढ़ जाता है, तो हम क्या चाहते हैं, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, एक मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, स्टैटिन है। क्या स्टैटिन, वो क्या करता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। और कहां से ऑब्टेन करते हैं, ये भी एक फंगस से ऑब्टेन करेंगे। उसका नाम क्या है, ईस्ट। और ईस्ट का एग्जांपल कौन सा, मोनस्कस परप्यूरियस है। क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस। इससे हम क्या करेंगे, स्टैटिन को ऑब्टेन करेंगे। कैसे होता है देखेंगे, ठीक है। अब देखो, कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा तो वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन से बनेगा, है ना। तो उस एंजाइम का नाम क्या है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। क्या है, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। और इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है, मेवालोनेट है, और उसका प्रोडक्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। मतलब ये एंजाइम इसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो, इसके लिए नॉर्मल सबस्ट्रेट कौन है, मेवालोनेट है। अगर मैं बात करूंगा स्टैटिन की, इसकी स्टैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा रिजेंबल करेगा, मेवालोनेट जैसा रिजेंबल करेगा। और अगर मैं क्या करूंगा, इस एंजाइम को मैं क्या सप्लाई कर दूंगा, स्टैटिन सप्लाई कर दूंगा। और नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मेवालोनेट है। तो वो क्या करेगा, अगर मैं स्टैटिन का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो अब क्या होगा, अब HMG कोएंजाइम है, मेवालोनेट के साथ बाइंड करने की जगह वो किसके साथ बाइंड करेगा, स्टैटिन के साथ बाइंड करेगा। अब स्टैटिन के साथ अगर बाइंड होगा तो क्या होगा, वो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मेवालोनेट बाइंड करता तब उसमें कोलेस्ट्रॉल बनता है ना। और आपको बहुत अच्छे से पता है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है क्या, कि वो इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट के जैसा रिजेंबल करता है और वो एक्टिव साइड में जाके बाइंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहेंगे। तो जो स्टैटिन है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करेगा। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करने की जगह पे एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा, इनहिबिटर बाइंड करेगा। मतलब वो रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब रिएक्शन अगर नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो जो आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था वो क्या होगा, अपने आप ही कम हो जाएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए हमने लिखा क्या, कि जो क्या है, स्टैटिन है, स्टैटिन किसकी तरह काम करेगा, इट एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG कोएंजाइम। HMG कोएंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, इस एंजाइम के लिए होगा, ठीक है। तो हमने ये कहा। और ये अगर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो क्या होना चाहिए, ये उस एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबल करना चाहिए। तो वो किसके साथ रिजेंबल करेगा, मेवालोनेट के साथ। किसके साथ, मेवालोनेट के साथ, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पे हमने किसको यूज किया, एक ईस्ट को यूज किया, मतलब किसको, माइक्रोब को। यहाँ पे हमने किसको यूज किया, एक फंगस को, मतलब किसको यूज किया, माइक्रोब को यूज किया। तो देख रहे हो ना बच्चों कि जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है वो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम किसके पास जा रहे हैं, माइक्रोब के पास जा रहे हैं। देख रहे हो ना, तो ये सब माइक्रोब अगर नहीं होते तो हमारा लाइफ क्या होता, थोड़ा सोच के देखो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं, जो कि 1 से 5% ऑफ एंजाइम्स को हम कहाँ यूज करते हैं, हम अलग अलग इंडस्ट्री में यूज करेंगे, इवन मेडिसिन में भी उनको यूज करते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं किससे, लाइपेज से। किससे, लाइपेज से, है ना। एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा एक ऐड आता है, दाग अच्छा है ना, जब आप सर्फ एक्सेल का आता है। तो उस सर्फ एक्सेल में जब देखते हो बच्चों, वहां पे आपको अलग अलग कलर का क्या दिखेगा, वहां पे छोटे छोटे गोल गोल, मतलब गोल गोल सा होता है, अलग अलग कलर का होगा। वो बेसिकली है क्या, एंजाइम्स। क्या है, एंजाइम्स है। तो जब आप सर्फ एक्सेल ले रहे हो, डिटर्जेंट ले रहे हो, तो वहां पे एंजाइम ले रहे हो। और जब आपका क्या हुआ, फूड गिर गया ना, तो वहां पे क्या गिरा, बेसिकली ऑयल लग जाता है ना। ऑयल है क्या, लिपिड है। तो उस लिपिड को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, उस लिपिड का जो स्टेन, ऑयल का जो स्टेन लग गया है, उसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो क्या करोगे, लाइपेज एंजाइम को दोगे। तो हम क्या और इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका क्या है, लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में हम क्या करते हैं, लाइपेज को यूज करते हैं। किसके लिए, टू रिमूव दी ऑयली स्टेन्स। किसके लिए, जो ऑयली स्टेन है उनको रिमूव करने के लिए उनको यूज करते हैं। तो जो दाग अच्छा है हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, लाइपेज एंजाइम है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो कहां से ऑब्टेन करेंगे, कुछ माइक्रोब से, जैसे कि कैंडिडा लाइपोलिटिका या फिर जियोट्राइकम कैंडिडम, इनसे हम क्या करते हैं, लाइपेज एंजाइम को ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद जो फ्रूट जूस होता है, कई बार हम जब क्या करते हैं, फ्रूट जूस बनाते हैं तो वो उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो फ्रूट जूस को क्लैरिफाई करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, पेक्टिनेज को और प्रोटीएज को यूज करेंगे। पेक्टिनेज कहां से ऑब्टेन करेंगे, कुछ फंगस है, जैसे कि क्या हुआ, एस्पेरिलस नाइगर हुआ, या फिर आपका ये फंगस से इस माइक्रोब से करेंगे। प्रोटीज कहां से करेंगे, इनसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल से इनको आपको याद रखना है। ये एग्जांपल नहीं याद रखने से भी चल जाएगा, लेकिन ये एग्जांपल आपको याद करना ही करना है, और ये एग्जांपल आपको याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है। चलो, हमारे बॉडी के अंदर मान लो कहीं पे क्या हुआ, क्लॉट बन गया। अगर वहां पे क्लॉट बन गए तो ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, ब्लड का फ्लो को आगे करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उस क्लॉट को बर्स्ट करूंगा। और बर्स्ट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज करेंगे। और क्योंकि ये ब्लड क्लॉट को बर्स्ट कर रहा है, तो हमने इसको क्या कहा, क्लॉट बस्टर कहा। कहां से ऑब्टेन करेंगे, एक बैक्टीरियम जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। और जो स्ट्रेप्टोकोकस से ये स्ट्रेप्टोकाइनेस बनेगा, क्या उसको एज सच हम यूज करेंगे, नहीं, उसको पहले हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम हमारे बॉडी के अंदर मतलब यूज करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, क्लॉट को बर्स्ट कर सके। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब इस स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेस हम ऑब्टेन करते हैं तो उसको एज सच हम यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट इट हैज टू बी मॉडिफाइड, देन ओनली इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि हमने क्या किया, पहले उसको हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, देन इट इज यूज्ड। उसके बाद क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, एमाइलेज है। ठीक है, अब एमाइलेज सबको आता है, क्योंकि आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो क्या करेगा, स्टार्च को, जो पॉलीसैकेराइड उसको डाइजेस्ट करता है। और ये कहां से ऑब्टेन करेगा, ऑब्टेन करते हैं हम लोग आपका एस्परजिलस से, राइजोपस से, बैसिलस से, इन सब से ऑब्टेन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो भी एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, माइक्रोब्स के। किसके, माइक्रोब्स के। मतलब ये माइक्रोब्स अगर नहीं होते तो ये सारा चीज जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, चाहे वो स्ट्रेप्टोकाइनेज ए हो, साइक्लोस्पोरिन हो, या फिर आपका क्या हो, अलग अलग एंजाइम्स हो, या फिर आपका एमाइलेज हो, ये सारा का सारा हम ऑब्टेन नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे और एक क्या, ऑर्गेनिक एसिड। क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स लिया, और वो ऑर्गेनिक एसिड को ऑब्टेन करने के लिए ये सब हम क्या करते हैं, माइक्रोब को यूज करेंगे, है ना। उनका यूज भी हमने पढ़ना है। तो उनके यूज में हमें दो एग्जाम्पल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सा, एक तो कर्ड वाला, ठीक है, और दूसरा कौन सा, ये। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी आप याद रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और एक ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, एस्पेरजिलस जो फंगस है,
एस्पेरिजिलस नाइगर से हम कौन सा ऑब्टेन करेंगे? सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करेंगे। और एस्पेरिजिलस नाइगर से और क्या ऑब्टेन करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। मतलब एस्पेरिजिलस नाइगर से हम कौन सा ऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन करते हैं? सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा? सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ये दोनों हम ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद और क्या? उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी। देखो नाइगर, आपको क्या क्या याद रखना है मैं बता रहा हूं, मतलब क्या याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक तो आपको ये याद करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि एस्पेरिजिलस नाइगर और सिट्रिक एसिड दोनों का कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब साउंड कुछ भी सिमिलरिटी नहीं कर रहा है, तो ये आपको याद करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो एसिटोबैक्टर एसिटी है ना, एसिटोबैक्टर मतलब एसिटिक एसिड के साथ रेजेंबल कर रहा है एसिटी, तो मैं क्या बोलूंगा? एसिटिक एसिड, ये अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम, तो ये क्या होगा? ब्यूटी से क्या होगा? ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा, तो ये भी अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद क्या? लैक्टोबैसिलस से क्या होगा? लैक्टिक एसिड, ये भी अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको याद करने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। एस्पेरिजिलस नाइगर से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनेगा। और क्या याद रखना है आपको? एस्पेरिजिलस नाइगर हो या फिर पेनिसिलियम हो, उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। ये आपको याद रखने की जरूरत होगा। बाकी ये जो आपका 3 है, आपका कौन सा? एसिटिक एसिड हो, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये अपने आप ही याद हो जाएगा। उसके बाद क्या? ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड इन्फेंट के लिए किसकी तरह काम करेगा? वो कैल्शियम के सोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह? कैल्शियम के सोर्स की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ग्लूकोनेट लिखा है। ग्लूकोनेट और ग्लूकोनिक एसिड दोनों एक ही चीज है। जैसे आप कहते हो ना मैलिक एसिड मैलेट, एक ही चीज है। पायरुविक एसिड पायरुवेट, एक ही चीज है। तो यहाँ पे ग्लूकोनेट लिखा है, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये फंक्शन आपको याद रखना है, ये दोनों फंक्शन याद रखना है। बाकी ये फंक्शन आप नहीं याद करो तो भी ये चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शंस और ये सोर्सेस आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या था आपका? ऑर्गेनिक एसिड। और सबसे पहला ऑर्गेनिक एसिड जिसको इंडस्ट्री में बनाया गया था तो वो क्या था? लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे लिखा है क्या? लैक्टिक एसिड वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी ऑब्टेन्ड बाय इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये क्या है देखते हैं। अब देखो, जब हम फार्मिंग करते हैं, जब हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उस टाइम पे पेस्ट हो, इंसेक्ट हो, वो आके हमारे फसल को खा जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं, किसको यूज करेंगे? पेस्टिसाइड को यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड को यूज करते हैं। जब ये साइड यूज करते हो ना, CID यूज करते हो, इसका मतलब क्या है? किलिंग एजेंट। तो पेस्ट को अगर आप किल करना चाहते हो तो पेस्टिसाइड करोगे, अगर इंसेक्ट को करते हो तो इंसेक्टिसाइड करोगे, ठीक है। तो किसी को भी आप किल करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? साइड टर्म यूज करेंगे। तो अगर हम पेस्ट को या फिर इंसेक्ट को किल करना चाहते हैं तो हम किसको यूज करेंगे? पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को। तो उनको यूज करने से हमारा फायदा क्या हुआ? ये हुआ कि हमारा फसल तो बच गया, लेकिन उससे नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? वो हुआ कि जब हम पेस्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, मान लो कोई इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? जो इंसेक्ट हमारे फसल को खा रहा है उसको तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या करेगा? जो हमें कोई हार्म पहुंचाता नहीं है, हमारे फसल को जो इंसेक्ट बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाते उसको भी मार देगा। मतलब बिना डिफरेंशिएट किए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड वो मार देता है। तो उससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी कम होगा, और बायोडाइवर्सिटी अगर कम होगा तो वो इकोसिस्टम क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। और एक जगह अच्छा स्टेबल अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए। वो पॉल्यूट भी कर देता है। जब आप इंसेक्टिसाइड और क्या करते हो? पेस्टिसाइड यूज करोगे तो उसका सॉइल को, उसके आसपास जो वाटर बॉडी होगा उनको वो पॉल्यूट भी करेगा। इसीलिए हम क्या चाहते हैं? वो जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड की तरह या फिर पेस्टिसाइड की तरह, उनको अवॉइड करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फिर हम ऑर्गेनिजम्स के पास जाएंगे। हम ये करेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे जो क्या करेगा? हमारे फसल को खाने के लिए, जो पेस्ट है या फिर इंसेक्ट है या फिर हमारे फसल को डिजीज कराने के लिए जो पैथोजेंस है, उनको वो क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनको हम यूज करके पैथोजेंस को या फिर पेस्ट को या फिर इंसेक्ट्स को हम कंट्रोल में रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायो कंट्रोल। वो ऑर्गेनिजम्स या वो सारे मेथड्स जिसको यूज करके पैथोजेंस को, जो हमारे प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? डिजीज कॉज करा रहे हैं, जिससे हमारा फसल खराब हो रहा है, या फिर वो पेस्ट जो हमारे फसल को खा रहे हैं, या फिर वो इंसेक्ट जो हमारे फसल को खा रहे हैं, उनको अगर हम कंट्रोल करें तो उन ऑर्गेनिजम्स को जिसको हमने यूज किया है उनको हमने क्या कहा? बायो कंट्रोल्स।
है ना। और जो बायो कंट्रोल है उसमें हम किसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। किसको, माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो डेफिनेशन लिख दिया क्या, बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूसेज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट्स। ये हमने कहा, इवन इंसेक्ट भी ले सकते थे। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स वो टॉक्सिक होता है और काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, किसके लिए, आपका एनिमल्स के लिए और ह्यूमन के लिए भी होगा, ठीक है। और कैसे करेगा, वो एनवायरनमेंट को पल्यूट करके करता है, ठीक है। तो उससे प्लांट भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है काफी। और इसीलिए हम क्या किसको यूज करते हैं, बायो कंट्रोल्स को यूज करेंगे। और जो बायो कंट्रोल को यूज करते हैं, बायो कंट्रोल में जो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे, जो किसी पर्टिकुलर पेस्ट को या फिर इंसेक्ट को या फिर किसी पैथोजन को अटैक करेगा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है किसके ऊपर, नेचुरल प्रेडेशन के ऊपर। किसके ऊपर, नेचुरल प्रेडेशन के ऊपर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि जो लेडी बर्ड है, क्या है लेडी बर्ड, ये एक बायो कंट्रोल है और वो किसको कंट्रोल करेगा, एफिड्स को कंट्रोल करेगा। मतलब ये क्या करेगा, लेडी बर्ड इसको प्रेडेशन करेगा, मतलब लेडी बर्ड के लिए ये क्या है, नेचुरल प्रे है। ये आप एफिड के लिए ये क्या है, नेचुरल प्रेडेटर है। ड्रैगन फ्लाई क्या करेगा, मस्क्यूटो के नंबर को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। मतलब मस्क्यूटो क्या है, इसके लिए प्रे है, नेचुरल प्रे है, और ये क्या है, इसके लिए प्रेडेटर है। या फिर बेसिलस thuringiensis, ये क्या है, बेसिकली एक बैक्टीरियम है। उस बैक्टीरियम को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एक माइक्रोब आ गया, है ना। बेसिलस मतलब क्या आ गया, ये एक बैक्टीरियम आ गया। या फिर ट्राइकोडर्मा, ये फंगस है, ड्यूटरमाइसिस का एग्जांपल है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्लांट पैथोजेंस को, प्लांट में जो डिजीज कॉज करा रहा है उनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, सेवरल लिखा है, क्या लिखा है, सेवरल। और जब भी सेवरल टर्म आए तो हमें क्या याद रखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद क्या, एक वायरस को भी हम यूज कर सकते हैं। तो वायरस भी किस में आ जाता है, माइक्रो में आ जाता है। कौन सा, बैक्यूलो वायरस, उसका एग्जांपल क्या है, तो बैक्यूलो वायरस का एग्जांपल हमने क्या लिया, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एनपीवी। क्या कहते हैं, एनपीवी कहते हैं। वो किसको कंट्रोल करेगा, इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा, और वो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही करेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, उसको नैरो स्पेक्ट्रम कहा। क्या कहा, नैरो स्पेक्ट्रम। ये हुआ आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ये क्या हुआ, नैरो स्पेक्ट्रम। और जो आपका एनपीवी के जो अलग अलग मेंबर्स होंगे, वो अलग अलग स्पीसीज को क्या करेंगे, अलग अलग स्पीसीज के इंसेक्ट को वो कंट्रोल करते हैं। मतलब ये स्पीसीज स्पेसिफिक होंगे, क्या होंगे, स्पीसीज स्पेसिफिक। तो शायद आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम में डिफरेंस थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको बता देता हूं। तो मान लो मेरे पास दो ड्रग्स हैं, मान लो ड्रग ए है और वो क्या कर रहा है, मान लो वो पैथोजन पी, पैथोजन क्यू, पैथोजन आर, पैथोजन एस, पैथोजन टी, पैथोजन ओ, इस तरह के अलग अलग पैथोजन को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। तो ए ड्रग होने से ये सारे पैथोजन क्या हो रहे हैं, उनका कंट्रोल हो रहा है। तो ये क्या है, एक ही ड्रग लिया आपने, एक ही एंटीबायोटिक लिया, माने कुछ भी लिया आपने, वो क्या कर रहा है, अलग अलग माइक्रोब को कंट्रोल कर रहा है, एक से ज्यादा को कंट्रोल कर रहा है, सेवरल को कंट्रोल कर रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या बोलूंगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपने कोई ऑइंटमेंट देखा होगा ना, तो स्किन में जब एलर्जी होता है तो वहां पे आपने कोई ऑइंटमेंट ले लिया, तो वो जब क्या होगा, स्किन डिजीज होगा, तो वो अलग अलग माइक्रोब्स की वजह से होगा। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ स्पेसिफिक ऐसे ऑइंटमेंट होता है जिसको आप किसी भी तरह के, मतलब किसी भी तरह के तो नहीं, लेकिन कई सारे तरह के स्किन डिजीज होने से उसको लगाने से ठीक हो जाएगा। मतलब क्या है, वो ऑइंटमेंट क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स को किल कर रहा है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलूंगा। क्या कहूंगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मान लो मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास और एक एंटीबायोटिक या कोई ड्रग है, और वो कौन सा है, बी है, और वो मान लो सिर्फ और सिर्फ किसको किल कर, मान लो सिर्फ और सिर्फ वो जेड पैथोजन को ही क्या कर रहा है, वो किल कर रहा है ना। और मान लो मेरे पास सी है, सी क्या कर रहा है, मान लो वो सिर्फ और सिर्फ सपोज वो एम और एन, इन दोनों को ही क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो इस केस में क्या बोलूंगा, इस केस में ए जो ड्रग है वो क्या कर रहा है, वो बहुत सारे मतलब सेवरल पैथोजेंस को या फिर किसी को भी वो कंट्रोल करे, तो मैं क्या बोलूंगा, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ। लेकिन बी क्या कर रहा है, सिर्फ एक को ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये हुआ नैरो स्पेक्ट्रम। सी क्या है, दो को ही कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये भी बहुत लिमिटेड नंबर को कंट्रोल कर रहा है, तो मैंने क्या कहा, उसको नैरो स्पेक्ट्रम। मतलब सेवरल नंबर्स ऑफ पैथोजेंस को या फिर ऑर्गेनिजम्स को कोई अगर कंट्रोल करे तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। सेवरल तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, लिमिटेड नंबर ऑफ को करे तो मैं क्या बोलूंगा, नैरो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हुआ, ये आपको याद रखना था। ठीक है, तो ये यहां पे हमने किसको यूज किया, माइक्रोब्स को यूज किया। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई तो आपका माइक्रोब नहीं है ना, लेडी बर्ड तो माइक्रोब नहीं है, लेकिन ये तीनों किसके एग्जांपल है, माइक्रोब्स के एग्जांपल है। तो देखो माइक्रोब को हमने किसकी तरह यूज किया, बायो कंट्रोल की तरह यूज किया, किसकी तरह, बायो कंट्रोल की तरह यूज किया, जिससे क्या हो सका, जो कैटरपिलर
जो क्या कर रहा था, हमारा हमारा फसल को खा रहा था, या फिर जो पैथोजन हमारे फसल को खराब कर रहा था, जो इंसेक्ट जो हमारे फसल को खा रहा था, उनको हमने क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर देखेंगे। देखो, जब हम क्या करते हैं किसी जगह पे, किसी सॉइल में, किसी फील्ड में बार बार उसमें फसल करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, तो क्या होगा, उस सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो अब प्लांट अपटेक करते जाएगा, तो उस सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट, उन मिनरल्स का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा, मतलब उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा। तो एक टाइम के बाद उसमें फसल उतना अच्छे से नहीं होगा, उसका यील्ड उतना अच्छा नहीं होगा। तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप फर्टिलाइजर यूज करोगे। कौन सा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर देते हो। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से नुकसान है। नुकसान क्या है, वो उस एरिया में पॉल्यूशन होगा, और वहां पे जो उससे क्या होगा, दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके आसपास, वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो इसीलिए आप क्या करना चाहोगे, केमिकल फर्टिलाइजर को मिनिमम से मिनिमम यूज करना चाहोगे, या फिर उसको यूज करना ही नहीं चाहोगे। तो फिर आपको फसल कैसे मिलेगा, तो आप फर्टिलाइजर तो यूज करोगे, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करके वहां पे बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या फिर बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर क्या करता है, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, मतलब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाता है, ये है फर्टिलाइजर का काम। तो फर्टिलाइजर कैसा हो सकता है, केमिकल फर्टिलाइजर हो सकता है या फिर बायो फर्टिलाइजर हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं आज के टाइम पे, नॉर्मली यूज करते हैं, वो नुकसानदायक है, क्योंकि उससे क्या होगा, जहां पे भी मान लो क्रॉप फील्ड है, वहां पे आपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर दिया, तो क्या होगा, उसमें जो पानी है, वो पानी अगर आसपास बहेगा तो क्या होगा, जहां पे भी जाएगा तो वो फर्टिलाइजर भी बह के जाएगा, तो क्या होगा, वो वाटर बॉडी पॉल्यूटेड हो जाएगा, उससे उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स है या फिर प्लांट है वो अफेक्टेड होंगे, है ना। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना नहीं चाहते, तो हम किसको यूज करेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स को। किसको, बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजर का मतलब क्या, वो चीज जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाए, मतलब न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाए। बायो का मतलब क्या, लाइफ, मतलब जिसके पास लाइफ है, मतलब ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ, अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, बायो फर्टिलाइजर। क्या कहोगे, बायो फर्टिलाइजर। और देखो, प्लांट जो है वो मेनली किसको यूज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा मेनली हम यहाँ पे दो चीज की बात करेंगे। किसकी बात, एक तो नाइट्रोजन की बात करेंगे, किसकी बात, नाइट्रोजन की बात करेंगे, और एक किसकी बात करेंगे, फास्फोरस की बात। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या पढ़ा था, मिनरल न्यूट्रिशन में आपने ये पढ़ा है कि एक होता है क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्या होता है क्रिटिकल एलिमेंट्स, वहां पे हमने क्या देखा था, एनपीके देखा था, क्या देखा था, एनपीके। तो जो फर्टिलाइजर है वहां पे क्या ऐड करते हैं, एनपीके यूज ऐड करते ही करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर एनपीके का अमाउंट काफी जल्दी से क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब डिप्लीट कर जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एनपीके को, इन तीनों को हम फर्टिलाइजर में ऐड करते ही करते हैं। तो हम क्यों करेंगे, देखो प्लांट क्यों उनको जल्दी से यूज कर लेता है और सॉइल के अंदर वो जल्दी खत्म क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या देखेंगे। नाइट्रोजन की बात अगर करेंगे तो नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस का कंपोनेंट है। नाइट्रोजनस बेस किसका कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड किसका कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड का। मतलब ये अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा मतलब क्या नहीं होगा, डीएनए नहीं हो सकता है या फिर आरएनए नहीं हो सकता है। और आप सोचो, बिना न्यूक्लिक एसिड के क्या आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोच सकते हो, नहीं सोच सकते हो। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ, न्यूक्लिक एसिड अगर आपको रखना है तो आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजनस बेस चाहिए। नाइट्रोजनस बेस के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन जरूरी है। उसके साथ और क्या, अगर मैं बात करूंगा नाइट्रोजन किसका कंपोनेंट है, एमिनो ग्रुप का कंपोनेंट है। एमिनो ग्रुप किसका कंपोनेंट है, एमिनो एसिड का। और एमिनो एसिड किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन का कंपोनेंट है। और हमारे सेल के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। तो अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। तो प्रोटीन के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के लिए क्या चाहिए आपको, नाइट्रोजन चाहिए। मतलब अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ना तो आपका न्यूक्लिक एसिड होगा ना प्रोटीन होगा। और ये दोनों क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए नाइट्रोजन होना जरूरी है। ठीक है। और प्लांट में और क्या है, क्लोरोफिल की भी बात कर लो। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो क्या नहीं होगा आपका, क्लोरोफिल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल। तो ये भी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे कर देते हैं। तो और वो किसके लिए चाहिए, क्लोरोफिल के लिए चाहिए। तो मतलब क्या है, ये काफी चीजों के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या करेंगे, हमें सॉइल के अंदर हमें क्या ज्यादा रखना चाहिए, नाइट्रोजन को ज्यादा रखना चाहिए, ताकि क्या हो सके, प्लांट उसको अपटेक कर सके और वो ये सारा चीज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर क्लोरोफिल बनाने में उसको यूज कर सके।
ठीक, अब उसके बाद क्या फॉस्फोरस की बात करेंगे, इसके बाद फॉस्फोरस। अब ये फॉस्फोरस में क्या होगा देखो, तो फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे भी वही करेंगे क्या कि फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है, फॉस्फेट का कंपोनेंट है। फॉस्फेट किसका कंपोनेंट है, न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है। मतलब क्या है, अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आपका न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा। न्यूक्लियोटाइड अगर नहीं बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा। न्यूक्लिक एसिड अगर नहीं बनेगा तो क्या नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा या फिर आरएनए नहीं बनेगा। मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड को बनाना है तो मुझे क्या जरूरी है, तो मैं बोलूंगा नाइट्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए। क्या चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या देखो, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है, कि जो कोई भी सेल है, सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होगा, लिपिड हमारे पास मेन कौन सा लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होगा। तो कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड आपने कहा। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, फॉस्फेट होगा। फॉस्फेट अगर है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फॉस्फोरस होगा। तो ये किसका कंपोनेंट है तो मैं बोलूंगा फॉस्फोलिपिड होगा। ये किसका कंपोनेंट है, फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट है। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको अलग से लिख देता हूँ, क्या कि अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस होने से क्या होगा, फॉस्फोरस होने से आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, है ना। और न्यूक्लियोटाइड होने से क्या होगा, आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड होने से क्या होगा, आपका डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, हमने ये कहा। और फॉस्फोरस होने से क्या होगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा। और फॉस्फेट ग्रुप होने से क्या होगा, आपका फॉस्फोलिपिड हो सकता है। क्या हो सकता है, फॉस्फोलिपिड आ सकता है। और फॉस्फोलिपिड होने से क्या होगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने से क्या होगा, आपका सेल होगा। क्या होगा, सेल होगा। मतलब फॉस्फोरस आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, हमने इस तरह के दो एलिमेंट्स देखा, कौन कौन सा, एक तो फॉस्फोरस और कौन सा, एक आपने देखा नाइट्रोजन, जो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, प्लांट हो या फिर एनिमल, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो जब हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वहां पे हम इन दोनों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो प्लांट के लिए अगर मैं नाइट्रोजन का कंटेंट को बढ़ाना चाहता हूं तो अगर मैं बायो कंट्रोल एजेंट यूज करूंगा, सॉरी बायो कंट्रोल एजेंट नहीं, बायो फर्टिलाइजर यूज करूंगा, तो किसको यूज करूंगा, तो मैं बोलूंगा इसके लिए हम यूज करते हैं किसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को। किसको, N2 फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे। ठीक है, और जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए हम किसको लेंगे, बायो फर्टिलाइजर की तरह माइकोराइजा को लेंगे। किसको लेंगे, माइकोराइजा। ठीक है, मतलब ये जो आपका क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर माइकोराइजा, ये दोनों किसके एग्जांपल है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, ये दोनों किसके एग्जांपल है, तो मैं बोलूंगा बायो फर्टिलाइजर। किसके एग्जांपल्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या, वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करेंगे, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे। और यहां पे हमने कौन कौन सा न्यूट्रिएंट देखा, नाइट्रोजन देखा और फॉस्फोरस देखा। तो चल स्टार्ट करते किससे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म से देखेंगे। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो डाइएज़ोट्रॉफ। उनको आप क्या कहते हो, डाइएज़ोट्रॉफ कहते हो। और जो डाइएज़ोट्रॉफ होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा प्रोकैरियोट ही होते हैं। दे आर ऑलवेज प्रोकैरियोटिक, दे आर ऑलवेज प्रोकैरियोटिक। पीके का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक, ऑलवेज। ठीक है, और यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना, और क्या लूंगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों के दोनों, चाहे बैक्टीरिया ले लो आप या फिर साइनोबैक्टीरिया, बीजीए ले लो, दोनों के दोनों क्या है, आपका प्रोकैरियोट में ही आते हैं। तो ये जो आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या हो सकते हैं, दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी सिम्बायोटिक। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, उसको याद रखना है। क्या, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है, एजोस्पाइरिलम, एजोटेबैक्टीरियम, और भी एग्जांपल्स हैं। सिम्बायोटिक में दो एग्जांपल आपको याद रखना है, और ये दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम जो किसके साथ सिम्बायोसिस शो करेगा, लेग्यूम्स के साथ और उसके रूट के साथ करेगा, और जो फ्रैंकिया है वो नॉन लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोसिस शो करेगा। तो ये दोनों एग्जांपल, कौन सा, राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है।
ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल मैं क्या लूंगा, एनाबिना ले सकता हूँ, नोस्टोक ले सकता हूँ, ऑसिलेटोरिया ले सकता हूँ, या फिर मैं ओलोसीडा भी ले सकता हूँ। ओलोसीडा को हम यूज करते हैं कहाँ पे, पैडी फील्ड्स में, इंडिया में पैडी फील्ड्स में उसको काफी यूज करते हैं ताकि क्या हो सके, उससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ सके। ठीक है, उसका नाम क्या है, ओलोसीडा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओलोसीडा। ओलोसीडा को हम कहां पे यूज करते हैं, यूज करते हैं पैडी फील्ड्स में। कहां पे, पैडी फील्ड्स में। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब उसके बाद क्या देखेंगे माइकोराइजा। अब माइकोराइजा बेसिकली है क्या, माइकोराइजा है रूट और फंगस के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या फिर मैं बोलूंगा म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन बोलूंगा। होता क्या है यहाँ पे देखो, रूट के अंदर फंगस जाएगा, जाने के बाद फंगस और रूट के बीच क्या होगा, कुछ एसोसिएशन होता है, इंटरेक्शन होता है, जहां पे रूट फंगस को बेनिफिट देगा और फंगस भी रूट को बेनिफिट देगा, मतलब प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, फंगस लूंगा और क्या लूंगा, मैं रूट लूंगा। तो रूट किसका लूंगा, किसी भी प्लांट का रूट ले सकता हूं क्या, नहीं, मैं किसका रूट लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स के रूट लूंगा। तो वो हायर प्लांट क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है या फिर एंजियोस्पर्म हो सकता है। जिम्नोस्पर्म अगर मैं लूंगा तो वहां पे क्या ले सकता हूं, एग्जांपल पाइनस ले सकता हूं, और अगर मैं एंजियोस्पर्म लूंगा तो वहां पे एग्जांपल क्या ले सकता हूं, ऑर्किड। मतलब ऑर्किड प्लांट के रूट में क्या होगा, आपका फंगस होगा, मतलब वो माइकोराइजा शो करेगा, और पाइनस जो प्लांट है वो भी क्या शो करता है, माइकोराइजा शो करेगा। और इन दोनों के बीच क्या शो हो रहा है बच्चों, सिम्बायोसिस। क्या, सिम्बायोसिस। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि माइकोराइजा जो है वो कौन शो काफी सारे जीनस, किसके जीनस के, ग्लोमस जीनस के काफी सारे मेंबर क्या शो करते हैं, माइकोराइजा शो करेंगे। तो ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है ना। ग्लोमस एक जीनस है, किसका, फंगस का। इस फंगस का जीनस क्या करेगा, माइकोराइजा फॉर्म करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस। तो ग्लोमस जब भी आए तो आपको क्या याद रखना है, दैट इज रिलेटेड टू माइकोराइजा। किससे रिलेटेड है, माइकोराइजा से रिलेटेड है। अब देखो माइकोराइजा जो है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। इन दोनों में ज्यादा कॉमन कौन होता है, एंडोमाइकोराइजा ज्यादा कॉमन होता है। और माइकोराइजा का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर किसी प्लांट में, हालांकि माइकोराइजा हमने कहां पढ़ लिया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन चैप्टर में पढ़ लिया था, टॉपिक में पढ़ लिया था, फिर भी उसको मैं बता देता हूं। क्या, माइकोराइजा अगर किसी प्लांट में है तो वहां पे फायदा क्या होगा, वो माइकोराइजा में जो फंगल पार्ट है वो क्या करेगा, सॉइल से काफी ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस को अपटेक करेगा, और वो किसको प्रोवाइड करेगा, प्लांट को प्रोवाइड करेगा। ये एक फायदा हुआ। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है कि अगर प्लांट में, किसी प्लांट में माइकोराइजा अगर है तो वो प्लांट रेजिस्टेंट हो सकता है, किसके लिए, ड्राउट के लिए, मतलब सूखा के लिए, ड्राइनेस के लिए, या फिर रूट बॉर्न पैथोजेंस के लिए, या फिर क्या, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए। इन सब के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंट हो सकता है। तो ये फायदा हुआ। और अगर मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस प्लांट में, अगर मानो किसी पाइनस प्लांट में माइकोराइजा नहीं है तो उससे जो सीड बनेगा वो सीड क्या नहीं कर सकता है, जर्मिनेट नहीं कर सकता। मतलब पाइनस प्लांट के सीड जनरेशन के लिए भी क्या चाहिए, आपका माइकोराइजा होना जरूरी है। मतलब ये क्या है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। कौन, माइकोराइजा। तो ये सारा पॉइंट हमने यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हम देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देखो हमारे घर से जो पानी निकलता है, इंडस्ट्री से जो पानी निकलेगा, या फिर हमारा हॉस्पिटल से जो पानी निकल रहा है, जो भी पानी निकल रहा है वहां पे बहुत सारा कचरा भरा है। तो वो पानी को अगर हम वाटर बॉडी में, मतलब चाहे वो नदी में हो या फिर वो चाहे वो आपका सी हो, वहां पे अगर एज सच हम डाल देंगे तो क्या होगा, वो वाटर बॉडी काफी पॉल्यूटेड हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उस पानी को, जिसको हम सीवेज कह रहे हैं, जो गंदा पानी है, उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसको बाहर छोड़ते हैं, वाटर बॉडी में छोड़ते हैं, है ना। तो वहां उसको ट्रीट करने के लिए, सीवेज के पानी को ट्रीट करने के लिए जो जगह पे हम ट्रीट करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, एसटीपी कहते हैं। ठीक है, तो एसटीपी में हम सीवेज को किस तरह से ट्रीट करेंगे उसको हम देखेंगे। सीवेज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास तीन स्टेप्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 दिया है, प्राइमरी और सेकेंडरी दिया है, तो 2 को तो आपको अच्छे से याद करना ही करना है। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, वो कंप्लीटली फिजिकल होता है, मतलब वहां पे सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस को यूज करेंगे, जैसे कि कौन सा,
वो प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसा होगा, प्योरली फिजिकल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टेक्निक्स हम यूज करेंगे वो कैसा होता है, फिजिकल होगा। और वहाँ पे कौन कौन सा फिजिकल प्रोसेसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यूज करेंगे और सेडिमेंटेशन, तो ये दोनों प्रोसेसेस हम यूज करेंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वहां पे बायोलॉजिकल होगा, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा बैक्टीरिया और फंजाई। और किस तरह का बैक्टीरिया और फंजाई, एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई को यूज करेंगे। कैसे होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो मान लो यहां पे क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करें, ध्यान से सुनना है क्योंकि यही टॉपिक है जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है, लेकिन एक बार आप इसको ध्यान से सुन ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना है। तो मेरे पास क्या है, यहां पे सीवेज का पानी आपने लाया, यहां पे क्या आया, सीवेज का पानी आपने लाया, और इस सीवेज के पानी में क्या है, बहुत सारे गंदा चीज है ना। वहां पे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स मतलब सॉइल पार्टिकल्स हो सकते हैं, या फिर आपने हॉस्पिटल से आया है तो मेडिसिन का डब्बा हो सकता है, सिरिंज हो सकता है, या फिर कोई डेड बॉडी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, पत्ता हो सकता है ना, आपका वेजिटेबल्स आपने फेंक दिया था वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पे, है ना। तो बहुत सारा चीज है यहाँ पे। तो वो आया, आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स होंगे। ऐसे क्या है, बहुत सारे फिल्टर्स है, ये सब के सब क्या है, फिल्टर्स है। अब फिल्टर अगर है इसका मतलब वहां पे क्या होगा, फिल्टर अगर है इसका मतलब वहां पे पोर्स होंगे, क्या होंगे, पोर्स होंगे। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पोर्स है, यहाँ पे क्या है, पोर्स है। तो मैंने यहाँ पे पोर बना दिया, क्या बना दिया, पोर बना दिया। यहाँ पे हमने क्या बनाया, पोर बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने और पोर बनाया। चलो मैं एक एक पोर ही बना रहा हूँ, एक एक पोर ही बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली, मतलब टाइम हमारा खत्म ज्यादा ना जाए। तो यहाँ पे क्या है, पोर है, यहाँ पे क्या है, पोर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पोर है, उसके बाद यहाँ पे भी पोर है, उसके बाद यहाँ पे भी पोर है। तो एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो क्या, कि पोर का साइज में हर बार क्या कर रहा हूं, कम करते जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कम करते जा रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या होगा, या फिर मैं उल्टा कर सकता हूं, उल्टा भी कर सकता हूं बच्चों, उल्टा भी कर सकता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, पोर का साइज यहाँ पे छोटा रखा, क्या रखा, छोटा रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे छोटा रखा मैंने, ठीक है। तो अब क्या, अगर छोटा रखा हो इसका मतलब क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स है वो सबके सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे रह जाएंगे, छोटे पार्टिकल आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद चलो मैं यहाँ पे बड़ा से छोटा ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे मान लो क्या है, और मैंने इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा पोर रखा, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे और थोड़ा छोटा पोर रखा, और इसके कंपेरिजन में यहाँ पे और थोड़ा छोटा छोटा पोर रखा। तो अब क्या होगा, जब इस सीवेज से पानी आ रहा है तो जो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़े बड़े पार्टिकल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, उससे थोड़ा छोटा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल रहेगा, वो पार्टिकल रहेगा जिसका साइज इस पोर के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, वो यहाँ पे रह जाएगा। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसे साइज के पार्टिकल्स रह जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे साइज के पार्टिकल्स रह जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे साइज के पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो अब क्या होगा, इससे छोटा वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इससे छोटे वाले पार्टिकल क्या हो गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने पोर बहुत सारे फिल्टर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेप में हमने फिल्ट्रेशन किया, क्या नहीं, मल्टीपल स्टेप में फिल्ट्रेशन किया। और क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टी स्टेप में फिल्ट्रेशन किया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसको आपने क्या कहा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हमने बड़े पार्टिकल को फिल्टर आउट किया, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे किया। लेकिन क्या हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत पार्टिकल यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे, क्या होंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे, हम और एक जगह पे ले आएंगे, ठीक है, और एक जगह पे ले आएंगे। और इसको, अच्छा यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँ बच्चों,
सिक्वेंशियल फिल्टर बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल फिल्टर। तो यहां पे लिख देता हूं ये क्या है, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज सिक्वेंशियल फिल्टर। क्या है, सिक्वेंशियल फिल्टर है। अब उसके बाद ये जो जगह है उसको मैं क्या कहता हूं, सेटलिंग टैंक बोलता हूं। इसको आप क्या कहते हो, सेटलिंग टैंक। और नाम से ही पता चल रहा है यहां पे क्या होगा, ये एक टैंक है जहां पे क्या करते हो, सेटल डाउन कराओगे। सेटल डाउन कराना मतलब क्या, सेडिमेंट कराना। अब क्या होगा यहाँ पे आप क्या करोगे, वैसे पार्टिकल को सेटल डाउन करोगे जो सेडिमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो पानी आया है, यहाँ पे तो पानी के साथ साथ क्या है, कुछ पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पत्थर हो सकते हैं, या फिर मान लो क्या है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो सारा होगा। तो ये यहाँ पे जब आएगा तो उसके बाद उसको छोड़ दोगे, बिना हलचल के उसको छोड़ दोगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, उसमें जो सैंड पार्टिकल्स हैं या फिर छोटे छोटे पेबल्स हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब सेटल डाउन होने के बाद तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स क्या किए, सेटल डाउन कर गया, कुछ पार्टिकल क्या कर गए, सेटल डाउन कर गए। अब जो सेटल डाउन किया तो उसके बाद ऊपर क्या होगा, उसके बाद ऊपर पानी होगा, उसके बाद ऊपर क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ पे क्या है, पानी प्रेजेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, पानी है। तो यहाँ पे भी क्या है, पानी है। यहाँ पे भी क्या है, पानी है, काफी सारा पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी है। अब पानी के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होंगे। क्या होंगे, ऑर्गेनिक। यहाँ पे ये क्या है, मान लो ऑर्गेनिक मैटेरियल है, क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो सकता है आपका सैंड पार्टिकल हुआ या फिर छोटे छोटे पेबल्स हो, जो कि क्या हुए, सेडिमेंट कर गए, क्या कर गए, सेडिमेंट करके सेटल डाउन कर गए। अब सेटल डाउन करने के बाद इनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं बाहर निकालूंगा, इनको मैं क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। तो जो सेटल डाउन करे और उसको मैं बाहर निकालूंगा, इनको मैं क्या कहता हूं, इनको मैं कहता हूं, कर देते हैं यहां पे, इनको हम कहते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज। 1 डिग्री का मतलब क्या, प्राइमरी, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी स्लज। और उसके ऊपर जो रहेगा, उस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। तो जो ऊपर रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इफ्लुएंट कहते हैं। जो ऊपर रह जाता है उसको आप क्या कहते हो, इफ्लुएंट कहते हो। और जो सेटल डाउन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट है, चल रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। क्या क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट। और प्राइमरी ट्रीटमेंट करते वक्त जब हम सेटल डाउन करेंगे तो वो जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्लज कहेंगे, उसको हमने बाहर निकाल दिया। और जो ऊपर रहेगा उसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी, प्राइमरी इफ्लुएंट का। अब ये प्राइमरी इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो आगे पानी बढ़ा, उस पानी में क्या है, तो यहां पे पानी तो है, क्या है, पानी तो है, पानी के साथ साथ यहां पे क्या है, यहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है। और ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, अगर ये ऑर्गेनिक मटेरियल है तो ये पानी अभी भी क्या है, पॉल्यूटेड है, क्या है, पॉल्यूटेड है। तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को मैं क्या करना चाहता हूं, डाइजेस्ट करना चाहता हूं। तो डाइजेस्ट हम कैसे होगा, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें माइक्रोब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, माइक्रोब। तो ये जो जगह है, यहां पे हम क्या करेंगे, माइक्रोब को डालेंगे। किसको, माइक्रोब को। तो यहां पे, यहां से पानी आया, यहां से पानी आया, पॉल्यूटेड पानी आया। और पॉल्यूटेड पानी जो आया, यहां पे ऑलरेडी क्या होगा, यहां पे माइक्रोब्स होंगे। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ये डेट्राइटस है। और यहां पे क्या है, माइक्रोब है। कौन सा माइक्रोब होगा, यहां पे जो माइक्रोब होगा वो एरोबिक बैक्टीरिया होगा और एरोबिक फंजाई होंगे। तो इसके अंदर जो माइक्रोब है, चलो वो माइक्रोब को भी बना देते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या लिया हमने, कुछ माइक्रोब्स को लिया, क्या लिया, माइक्रोब्स को लिया। और जो यहाँ पे जो माइक्रोब्स है वो क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई हैं। क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई। ये क्या करेंगे, ये जो आपका ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं बीओडी। क्या कहेंगे, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या है, 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना ऑक्सीजन को रिक्वायर करेंगे, उसको हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर करेंगे, उसको बीओडी कहेंगे। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा
उतना ज़्यादा ऑक्सीजन वो रिक्वायर करेंगे। मतलब जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बीओडी होगा। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर अगर काफ़ी ज़्यादा है इसका मतलब बीओडी क्या है, काफ़ी हाई है। तो अब क्या होगा, ये जो माइक्रोब्स है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इन ऑर्गेनिक मैटर को वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे कम होना स्टार्ट होगा। और ऑर्गेनिक मैटर अगर कम होगा मतलब बीओडी अपने आप ही क्या होगा, कम होते जाएगा। और उस टाइम पे क्या होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से कम होते जा रहा है। और उससे क्या होगा, उससे बीओडी का लेवल भी क्या होगा, टाइम के हिसाब से कम होते जाएगा, टाइम के हिसाब से कम होगा। लेकिन उसी टाइम पे और क्या होगा, उस टाइम पे ये जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, इनको मैं हटा देता हूं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोब का जो कंसेंट, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका क्या था ऑर्गेनिक मैटर था वो कम हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर जब कम होगा उस टाइम पे और क्या होगा, यहाँ पे जो माइक्रोब्स है, यहाँ पे जो माइक्रोब्स कौन सा, एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई है, वो उनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे तीन चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई का नंबर बढ़ रहा है, दूसरा चीज ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम हो रहा है, और क्या हो रहा है, बीओडी कम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं क्या क्या हो रहा है। इस केस में तीन चीज हो रही है, क्या क्या, पहले ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज कर रहा है, दूसरा क्या, बीओडी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन तीसरा क्या, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया जिसको मैं बीएसी लिख रहा हूं, और क्या फंजाई, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई जो बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद उसका जो मास बनेगा, उस मास को मैं क्या बोलूंगा, फ्लॉक कहूंगा, FLOC, क्या बोलूंगा, FLOC। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो फंजाई है वो क्या करे, ऑर्गेनिक मैटर को जो आया था यहां से प्राइमरी इफ्लुएंट से जो पानी आया था उसको क्या किया, वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक, मतलब जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए हमने मतलब यहाँ पे क्या सप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे, और इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया, एरेशन टैंक दिया। क्या दिया, एरेशन टैंक। तो एरेशन टैंक के अंदर ये प्रोसेस को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि क्या ना हो जाए, यहां इसका बीओडी का लेवल काफी कम ना हो जाए, मतलब सिग्निफिकेंटली जब तक इसका बीओडी का लेवल कम ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, एरेशन टैंक के अंदर इस प्रोसेस को कंटिन्यू कराएंगे। और जब इसका बीओडी का लेवल काफी कम हो जाएगा, मतलब वाटर काफी प्यूरिफाई हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस पानी को हम आगे बढ़ा देंगे, इस पानी को आगे बढ़ा देंगे। अब इस पानी में क्या है, काफी कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये हुआ आपका बैक्टीरिया या फिर फंजाई, क्या है, बैक्टीरिया या फिर फंजाई, ठीक है। तो पानी को हमने आगे बढ़ा दिया, किसको बढ़ाया, पानी को आगे बढ़ा दिया। तो यहां पे क्या है, पानी अभी प्रेजेंट है, क्या है, पानी प्रेजेंट है। अब इस पानी में क्या प्रेजेंट है, यहां पे बहुत थोड़े अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में फ्लॉक प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फ्लॉक प्रेजेंट है। तो मैं फ्लॉक को बना, तो फ्लॉक प्रेजेंट है तो उस फ्लॉक को मैं क्या करूंगा, सेडिमेंट कराऊंगा, क्या करूंगा, सेडिमेंट कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या कराएंगे, सेडिमेंट कराएंगे, किसका, फ्लॉक का कराएंगे, है ना। तो इसको भी क्या बोलूंगा, मैं सेटलिंग टैंक बोलूंगा, इसको भी क्या बोलूंगा, सेटलिंग टैंक बोलूंगा। किसका सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये क्या बोलूंगा, सेटलिंग टैंक बोलूंगा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो क्या होता, इसमें जो क्या था आपका फ्लॉक था, वो सब क्या करेंगे, अब सेटल डाउन करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। अब सेटल डाउन करने के बाद इनको क्या करेंगे, ये जो फ्लॉक था, अच्छा, जो सेटल डाउन करने के बाद क्या होता है, सेटल डाउन करने के बाद जो नीचे बचता है उसको हम क्या कहते हैं, हम स्लज कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा स्लज। और ये कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये आपका सेकेंडरी है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको सेकेंडरी स्लज बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सेकेंडरी स्लज। और सेकेंडरी स्लज को ही आप और क्या कहते हो, उसको एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हो, क्या कहते हो,
एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं किसको, सेकेंडरी स्लज को। उसको क्या कहोगे, एक्टिवेटेड स्लज कहते हो, ठीक है। और ऊपर जो बच गया, ऊपर जो पानी बच गया उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या बोलोगे, सेकेंडरी एफ्लुएंट बोलोगे, यही होगा। अब क्या करोगे, जो यहां पे जो आपके पास क्या मिला है, सेकेंडरी स्लज बना है या फिर एक्टिवेटेड स्लज बना है, उसको आप क्या करोगे, नीचे निकालोगे, ठीक है। निकालने के बाद थोड़ा बहुत पार्ट क्या करोगे, इस तरफ बढ़ाओगे और ज्यादातर पार्ट क्या करोगे, यहां पे लेके आओगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे मैक्सिमम पार्ट, मोस्ट पार्ट एक कंटेनर में लेके आएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एनएरोबिक डाइजेस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनएरोबिक डाइजेस्टर कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे उसके पीछे रीजन बताऊंगा मैं। तो ज्यादातर पार्ट क्या करेंगे, यहां पे लेके आएंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मोस्ट पार्ट आ रहा है, ज्यादातर पार्ट क्या हो रहा है, आ रहा है। और यहां पे जो आ रहा है ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट क्या करें, यहां पे वापस ला रहे हैं। किस तरफ लेके आ रहे हैं हम, जो आपका क्या है, एडेसन टैंक है, एडेसन टैंक है उसकी तरफ लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। जब हम क्या करेंगे, यहां पे लेके आए पानी, और इस पानी को जब मैं आगे बढ़ा दूं तो ये क्या होगा, खाली हो जाएगा। ये जब खाली हो तो उस टाइम में क्या हो रहा होगा, उससे ये जब खाली होगा तो उस टाइम में क्या होगा, सेकेंड राउंड, पहला राउंड खत्म होने के बाद सेकेंड राउंड क्या करेंगे, वापस पानी लेके आएंगे, फिल्ट्रेशन होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, सेडिमेंटेशन कराएंगे, सेडिमेंटेशन कराने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो सेकेंड राउंड पानी आया प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, वो यहां पे आएगा, और उसके अंदर क्या होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, काफी ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, है ना। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई चाहिए। तो वो एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई कहां होगा, यहां पे ही होगा। तो वो हमने क्या किया, जो एक्टिवेटेड स्लज था उसको थोड़ा बहुत पार्ट क्या किया हमने, वापस यहां पे डाल दिया, ताकि क्या हो सके, दूसरा राउंड मतलब नेक्स्ट राउंड जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होकर पानी आए, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको वो हम डाइजेस्ट करें। मतलब हमने क्या किया, उसको इनोक्यूलम की तरह यूज किया। सम पार्ट को हमने किसकी तरह यूज किया, इनोक्यूलम की तरह यूज किया, किसकी तरह, यूनिकुलम की तरह यूज किया, ताकि क्या कर सके, वो जो सेकेंड राउंड आया है पानी, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर सके, वो डाइजेस्ट कर सके। अब क्या होगा, यहां पे हमने किसको लाया, यहां पे हमने अभी काफी ज्यादा अमाउंट में किसको लाया है, फ्लॉक को लाया है ना। मतलब क्या है, यहां पे क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है, क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है। अब इसके साथ साथ हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम किसको डालें, यहां पे किसको डाले होंगे, यहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया को रखे होंगे। किसको, एनएरोबिक बैक्टीरिया। और वो एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन सा है, मिथेनोजन है। क्या है, मिथेनोजन। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये कौन सा है, दिस इज मिथेनोजन। ये क्या है, मिथेनोजन है, जो कि बेसिकली है क्या, एनएरोबिक है। क्या है, एनएरोबिक है। तो यहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया होगा, जो क्या करेगा, जो यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका, यहां पे जो आपका फ्लॉक प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। तो क्योंकि यहां पे जो बैक्टीरिया वो क्या कर रहा है, ये फ्लॉक को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको, इस कंटेंट को कहा एनएरोबिक डाइजेस्टर। क्यों कहा, क्योंकि यहां पे एनएरोबिक क्यों कहा, क्योंकि जो बैक्टीरिया हम यूज करें वो कैसा है, एनएरोबिक है। और यहां पे क्या हो रहा है, इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका, फ्लॉक का। तो मैंने क्या कहा, डाइजेस्टर। तो इसको मैंने कहा एनएरोबिक डाइजेस्टर कहा, इसको एरेसन टैंक कहा, इसको मैंने क्या कहा, एनएरोबिक डाइजेस्टर कहा, ठीक है। अब यहां पे क्या लिया हमने, मिथेनोजन लिया। तो ये मिथेनोजन क्या करेगा, जब इनको डाइजेस्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे यहां पे मीथेन भी प्रोड्यूस होगा। और मीथेन किसका कंपोनेंट है, मीथेन कंपोनेंट है बायोगैस का। इसका मतलब जब हम सेकेंड, अच्छा ये तीनों की तीनों चीज, ये तीनों के तीनों किस में आता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट है। मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या होता है, बायोगैस बनेगा। क्या बनेगा, बायोगैस बनेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे CH4 बनेगा, मतलब बायोगैस बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो पानी है, इस पानी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो इफ्लुएंट है, जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ा के क्या कर सकेंगे, इसको हम या तो वाटर बॉडी में छोड़ देंगे, उसको वाटर बॉडी में छोड़ देंगे। अगर इसको हमें क्या करना है, इस पानी को घर के यूज के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको टर्सरी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर घर के हाउस होल्ड पर्पज के लिए अगर यूज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, टर्सरी ट्रीटमेंट नहीं करके सीधा वाटर बॉडी में छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे तो जगह नहीं है, फिर भी लिखते हैं,
यहां से यहां तक क्या है, ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। और इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इसको मैं बोलूंगा, क्या कहूंगा, ये हुआ आपका सेडिमेंटेशन। ये क्या हुआ? सेडिमेंटेशन हुआ। क्या हुआ? सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो हमने पहले सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, उसके बाद सेडिमेंटेशन, दोनों को मिला के मैंने क्या कहा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया। किसको? वहां पे बैक्टीरिया और फंजाई को यूज किया करके हमने क्या किया? यहाँ पे बीओडी को काम कराया। उसके बाद हमने क्या किया? वापस हमने क्या किया? सेटल डाउन कराया। उसके बाद क्या किया? हमने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये था आपका एसटीपी। क्या था? एसटीपी। ठीक है, अब उसके बाद देखो टर्सरी ट्रीटमेंट हम कब करेंगे? टर्सरी ट्रीटमेंट तभी करते हैं जब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें उस पानी को कहां पे यूज करना है? हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करना है। तब क्या होगा? वहां पे थोड़ा बहुत क्या होगा? पैथोजेंस भी होंगे। तो सेकेंड ट्रीटमेंट करने के बाद जो पानी बच जाता है वहां पे थोड़ा बहुत पैथोजेंस होगा, या फिर वहां पे हल्का सा डीडीटी या फिर पेस्टिसाइड ये सब रह जाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? टर्सरी ट्रीटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पे हम फिजिकल और केमिकल दोनों चीज यूज करेंगे, इसलिए हमने इसको क्या कहा? फिजिको केमिकल कहा। क्या कहा? फिजिको केमिकल। फिजिकल प्रोसेस जैसे कि हमने क्या किया? आपने यूवी रेज को यूज किया, रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया, या फिर कुछ केमिकल जैसे कि क्लोरीन गैस हो गया, ओजोन गैस, जिरकोनियम परकुलेट, ये सब यूज किया। तो ये सब केमिकल्स को यूज किया, तो मैंने कहा केमिकल। और यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसेस को यूज किया, तो या फिर फिजिकल एंटिटी को यूज किया, तो मैंने क्या कहा? उसको मैंने क्या कहा? फिजिको केमिकल कहा। तो प्राइमरी क्या है? प्योरली फिजिकल है। सेकेंडरी क्या है? बायोलॉजिकल है। और आपका टर्सरी कैसा है? फिजिको केमिकल है। ठीक है, और एक कब किया जाता है? सिर्फ तभी किया जाता है, ओनली लिखा है, सिर्फ तभी किया जाएगा अगर हम किसके लिए यूज करेंगे? डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करेंगे, मतलब घर के लिए यूज करेंगे, तभी हम इसको करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? कुछ प्लान से जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको याद करना है। क्या? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये आया था 1985 में। और ये क्यों आया था? ताकि क्या किया जा सके? हमारे कंट्री के अंदर जो मेजर रिवर्स है उनको क्या किया जा सके? बचा जा सके। और इस प्लान को किसने इनिशिएट कराया था? किसने दिया था? तो मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसने क्या किया था? इस प्लान को इनिशिएट किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या था आपका? एसटीपी पूरा गया। अब उसके बाद लास्ट पार्ट बचा कौन सा? माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो बायोगैस क्या है? एक गैस नहीं, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। उसमें क्या क्या होता है? वहां पे मीथेन होगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और अदर गैसेस जैसे कि H2, H2S ये होगा। चलो इसको आपको ऐसे लिखना था बच्चों, H2 ऐसे लिखना था, H2S आपको ऐसे लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे। तो ये क्या आपका? CO2 है। ठीक है, तो इनमें से क्या सभी गैसेस का कंसंट्रेशन परसेंटेज सेम होता है? नहीं होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? आपका मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। और कितना होता है? 50 to 70% होगा। कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपका 30 to 40%, और अदर गैसेस ये सब कितना होता है? 10% होगा। तो मेजर कौन सा है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। और मीथेन कैसा है? हाईली इनफ्लेमेबल होगा। और मीथेन किसका कंपोनेंट है? बायोगैस का कंपोनेंट है, इसलिए आपका बायोगैस भी क्या होता है? हाईली इनफ्लेमेबल होगा। इसलिए हम इसको कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इवन आप लाइट जलाने के लिए भी किसको यूज कर सकते हो? बायोगैस को यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जो अच्छा मीथेन जो है, यहाँ पे बायोगैस का मेजर कंपोनेंट कौन है? मीथेन है। तो मीथेन को प्रोड्यूस कौन करेगा? मिथेनोजन करेगा। और मिथेनोजन का एग्जाम्पल क्या है? मिथेनोबैक्टीरियम है। और मिथेनोबैक्टीरियम में एक्चुअल में क्या है? एक आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? आर्की बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट है। ठीक है, और मिथेनोजन कहां पे ग्रो करेगा? वो ग्रो करेगा कहां पे? सेलुलोजिक मटेरियल में। और सेलुलोजिक मटेरियल में जब ग्रो करेगा तो वो कैसे ग्रो करेगा? एनएरोबिकली, क्योंकि मिथेनोजन कैसा होता है? ऑब्लिगेट एनएरोब होता है। कैसा होगा? ऑब्लिगेट एनएरोब होगा। ठीक है, और जब वो मिथेनोजन इस सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर एनएरोबिकली ग्रो करेगा, उस टाइम पे वो क्या करेगा? मीथेन प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ही उसका नाम क्या है? मिथेनोजन है। और सिर्फ मीथेन प्रोड्यूस करेगा ऐसा नहीं, उसके साथ साथ क्या करेगा? वो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन भी बनाएगा। और देखो CO2 भी किसका पार्ट है? आपका बायोगैस का ही पार्ट है। मतलब क्या कर रहा है वो? मीथेन और आपका CO2 H2 भी किसका पार्ट है? आपका बायोगैस का ही पार्ट है। मतलब वो बायोगैस बनाएगा। क्या बनाएगा? बायोगैस बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और क्या याद रखना है,
इंडिया में ये जो आपका बायोगैस प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, इसको किसने इनिशिएट कराया था? तो उसने किया था IARI ने, और किसने? KVIC ने। फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। और ये नॉर्मली कहां पे मिल जाता है? बायोगैस प्लांट कहां पे मिल जाता है? रूरल एरियाज में। क्यों? क्योंकि बायोगैस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? काउडंग चाहिए। और काउडंग कहां पे मिलेगा? काउडंग मुझे वहां पे मिल जाएगा जहां पे क्या होगा? काफी ज्यादा काउस होंगे, और वो कहां मिलता है? रूरल एरियाज में मिलेगा। और एक चीज ये क्या याद रखना है, लास्ट पार्ट, बायोगैस का जो टैंक होगा उसका साइज कितना होता है? 10 to 50 फीट डीप होगा। कितना होगा? 10 to 50 फीट डीप होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आना चाहिए था, एंड आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखना, खुश रहना और जम के पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।